हेलो एवरीवन, ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर करेंगे जो 15 जुलाई से लेकर आपके पास 21 जुलाई तक देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपने पुरानी वाली वीडियो कंप्लीट कर ली होगी और उसके साथ जो जो स्टैटिक फैक्ट ऐड होता होगा वो आपने कर लिया होगा। अब आप आंसर्स देंगे, जैसे कि आप हर बार आंसर देते हैं। ठीक है, आप ये आंसर्स देंगे इसके जो प्रीवियस वीक के क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट उसके आंसर्स। ठीक है, तो ये रहे आपके पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि यहाँ तक है और उसके बाद फिर आपके पास टोटल 11 क्वेश्चन रहेंगे इस बार और 11 क्वेश्चंस के आंसर फिर आप हमें प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम पहले इंपॉर्टेंट सेक्शन पे चलते हैं और पहला इंपॉर्टेंट सेक्शन बात करता है अपॉइंटमेंट और पर्सन इन न्यूज के बारे में बात करता है। ठीक है, अब इसको अच्छे से समझेंगे, जो जो फैक्ट इसके साथ ऐड होएगा उसके बारे में बात करेंगे और क्या क्या चीजें और ऐड हो सकती हैं प्रॉपर तरीके से, इसके बारे में देखना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट न्यूज है बेटा वो किसके बारे में है? नए गवर्नर्स अपॉइंट हुए हैं। ये एक पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला कहता है बच्चे आपके पास यहाँ पे प्रोफेसर, क्या नाम है इनका, आशीम कुमार घोष जो है उन्हें अपॉइंट किया गया है एज ए न्यू गवर्नर ऑफ हरियाणा। तो ये कहाँ के गवर्नर अपॉइंट हुए हैं? तो आप ध्यान रखेंगे ये हरियाणा के नए गवर्नर अपॉइंट हुए हैं। कहता है इसके साथ का सक्सीडिंग, किसको सक्सीड कर रहे हैं? बंडारू दत्तात्रेय, ये हिमाचल प्रदेश के भी पहले गवर्नर रहे हैं। ठीक है, बंडारू दत्तात्रेय, और उसके बाद हु सर्व्ड इन द रोल सिंस जुलाई 2021। तो बोलने का मतलब हो गया कि पहले, मतलब इनसे पहले, मतलब बोलने का मतलब यहाँ पर हो गया कि आशीम कुमार घोष से पहले कौन काम कर रहे थे यहाँ पर? तो काम कर रहे थे बंडारू दत्तात्रेय। अब उनका टेन्योर कंप्लीट हुआ है तो उनके बाद उन्हें कौन सक्सीड करने आ रहे हैं? आशीम कुमार घोष अपॉइंट करने या उनको सक्सीड करने यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हमारे पास एक एक स्टेट आएगी क्योंकि दो स्टेट्स एक यूटी की बात होनी है इसके अंदर, तो हम एक एक करके फैक्ट जोड़ लेते हैं पहले। ठीक है, फिर हम ओवरऑल में गवर्नर के बारे में बात करके वाइंड अप करेंगे। ठीक है, गौर करते हैं। देखिए तो हम बात करते हैं कि स्टेट के बारे में, यहाँ पर हरियाणा के बारे में। ठीक है, गौर करते हैं और ध्यान देते हैं। जब भी हम हरियाणा के बारे में बात करते हैं, मैंने आपको क्लासेस में भी कई बार समझाया सिखाया हुआ है कि हरियाणा की स्थापना कब हुई थी? तो आप याद रखेंगे 1 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, कैपिटल की अगर बात करें तो कैपिटल इसके पास चंडीगढ़ आ जाती है और ये वही चंडीगढ़ है जो कि बॉर्डर मतलब जो कि किसकी और कैपिटल है? पंजाब की भी कैपिटल आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो चंडीगढ़ की जो डिजाइन है, चंडीगढ़ का जो डिजाइन है या चंडीगढ़ को किसने डिजाइन करा था? तो ये मैंने आपको क्लासेस में भी कल परसों सिखाया था। इसका आंसर आपके पास क्या आएगा? ली कॉर्ब्यूसर इसका आंसर होगा। ठीक है, अगली अगर हम बात करते हैं हरियाणा की और किसकी बात करते हैं? पंजाब की, तो इन दोनों का एक क्या है? कॉमन हाई कोर्ट है। ध्यान देंगे, इन दोनों के पास क्या है? कॉमन हाई कोर्ट है। ये हमें यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। कॉमन हाई कोर्ट के साथ साथ यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, कॉमन हाई कोर्ट है यहाँ पर। और कौन सा अमेंडमेंट कहता है? तो अमेंडमेंट है 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956। किसके बारे में बात करता है? तो वो बात करता है कि दो राज्यों में कॉमन क्या हो सकता है? हाई कोर्ट हो सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया? ये आप यहाँ पर याद रखेंगे क्योंकि हाई कोर्ट किसके साथ है इनका? तो बताना जरा सा, पंजाब और किसका है प्लस यहाँ पर हरियाणा का। ठीक है, अब हरियाणा कुछ हफ्तों से न्यूज में था, पहले भी न्यूज में रहा, तो क्या क्या चीजें ऐड कर सकते हैं याद करिए। मैंने आपको क्लासेस में भी कराया था। ये आ जाएगा आपके पास गोरखपुर। ठीक है, एटॉमिक पावर प्लांट, ये आप ध्यान रखेंगे। तो गोरखपुर एटॉमिक पावर प्लांट कहाँ पर बनने जा रहा है? तो ये आपको बताया हुआ है कहाँ पर बनेगा, ये हरियाणा में। ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर हम हरियाणा की बात करते हैं, नेशनल पार्क की बात करते हैं, तो 2 नेशनल पार्क यहाँ पर आते हैं। एक कौन सा आ जाएगा आपके पास यहाँ पे? एक आ जाएगा सुल्तानपुर और उसके बाद एक आ जाएगा कालेसर। एक आ जाएगा आपके पास कालेसर। ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा एक लैंडलॉक्ड स्टेट है। ध्यान रखना, लैंडलॉक्ड का मतलब क्या हो गया कि चारों साइड से किससे भरा हुआ है या किससे घिरा हुआ है? तो आप याद रखेंगे जमीन से घिरा हुआ है। ये आप यहाँ पे क्लियर रखेंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे लेजिस्लेचर कैसा है, तो यहाँ पे जो लेजिस्लेचर है दैट इज यूनिकैमरल। यूनिकैमरल का मतलब क्या होता है? जहाँ पर केवल एक ही घर होगा, जिसको क्या बोल सकते हैं आप यहाँ पर? जिसको आप विधानसभा यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा
अगर हम फोक डांसेस की बात करते हैं, किसकी, हरियाणा की, तो हरियाणा के अंदर फोक डांसेस के नाम पर एक आ जाएगा आपके पास, अब मैं प्रोनाउंसिएट शायद गलत भी कर सकती हूँ, अब जैसे मुझे पढ़ने में आ रहा है, फाग भी पढ़ते हैं ऐसे, फाग भी पढ़ते हैं, तो जो आपको ठीक लगे। उसके बाद धमाल आप याद रखेंगे, फाग आ जाएगा, धमाल आ जाएगा आपके पास। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, एक और फोक डांस यहाँ पर आएगा जिसका नाम होगा खोरिया करके, ठीक है, खोरिया, देख लेना प्रोनाउंसिएशन दिक्कत ना हो। और उसके अलावा एक आ जाएगा लूर। इसके अलावा और भी डांसेस हैं, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक फैक्ट किसके बारे में, हरियाणा के बारे में, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं इसके साथ का और वाइंड अप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसी न्यूज़ के सेकंड हिस्से पे चलते हैं, और सेकंड हिस्सा किसके बारे में बात करता है समझते हैं। कहता है पशुपति अशोक गजपति राजू जो है वो अपॉइंट हुए हैं नए गवर्नर, कहाँ के, गोवा के, और किसको रिप्लेस करने जा रहे हैं, तो PSS पिल्लई को ये रिप्लेस यहाँ पर करने जा रहे हैं, ठीक है। अब कौन सी स्टेट आ गई हमारे पास यहाँ पे, गोवा। चलिए गोवा के बारे में सीखते हैं और गोवा के साथ क्या क्या फैक्ट जुड़ेंगे इसके बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं, ठीक है। आइए अब समझते हैं किसके बारे में हम यहाँ पर, गोवा के बारे में, ठीक है। गोवा के साथ कई बार हम पहले भी बात कर चुके हैं, ठीक है। गोवा के नेशनल पार्क, गोवा के डांसेस हम पहले भी बात कर चुके हैं, हम रिवाइज करेंगे आज, और उसके साथ जो और ऐड हो सकता होगा उसको ऐड करने की बात करेंगे, ठीक है। आइए तो हम कौन से स्टेट की बात करने जा रहे हैं यहाँ पे, गोवा। जब भी गोवा आता है, जब गोवा आएगा तो हम एक क्वेश्चन पहला ही निकालेंगे, यूनिफॉर्म, ध्यान रखना है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, जो कि हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर किस में आता है, 44 में आता है, ये आप सबको पता है, ठीक है। जब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं तो बिफोर इंडिपेंडेंस, गौर करना, कहाँ से पहले, तो आप याद रखेंगे बिफोर इंडिपेंडेंस किस राज्य के पास अपना यूनिफॉर्म सिविल कोड था, तो आप याद रखेंगे गोवा इसका आंसर आता है, ठीक है। और गोवा के पास यूनिफॉर्म सिविल कोड था, और वो कैसे था, तो याद रखेंगे आप बाय पोर्टुगीज सिविल कोड, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। तो क्योंकि गोवा पर किसका कब्जा था, पोर्टुगीज का था, तो ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। सेकंड हम क्या जोड़ सकते हैं इसके साथ का, गौर करेंगे, जब हम गोवा की बात कर रहे हैं तो गोवा में ही चलाया गया था दैट इज ऑपरेशन विजय। कौन सा चलाया गया था, ऑपरेशन विजय, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। और ऑपरेशन विजय में हमने किस किस को लिबरेट करा था, गोवा, याद रखना है, दमन, और किसको लिबरेट करा है, तो आप क्लियर रखेंगे, दीव को हमने लिबरेट करा है, ठीक है। तो इन तीनों एरियाज को हमने लिबरेट करा था किससे, तो आप याद रखेंगे पोर्टुगीज से, ठीक है। और कब करा था, तो 19 दिसंबर 1961 को किया गया था, याद रखना है, ठीक है। एक ऑपरेशन विजय कारगिल के साथ भी है, मैं आपको क्लासेस में भी कई बार क्लियर कर चुकी हूँ, वो कारगिल के साथ है, वो अलग है, ठीक है। अब गौर करो यहाँ पर अगला क्या जोड़ सकते हैं हम यहाँ पर, कि जब हम गोवा की बात कर रहे हैं तो गोवा राज्य कब बना, तो वो बना 30 मई 1987 को। गोवा को क्या मिला है बच्चे, तो गोवा को स्टेटहुड मिलता है, ठीक है, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गोवा के बारे में, तो गोवा के जो अभी CM है वो कौन है अपने पास यहाँ पे, प्रमोद सावंत, याद रखेंगे। उसके अलावा अगर हम नेशनल पार्क की बात करें तो कई बार आपको बताया है कि यहाँ पर एक ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, दैट इज मोलेम, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर हम फोक डांसेस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं यहाँ पर, अगर हम फोक डांसेस की बात करते हैं कहाँ के, गोवा की, तो उसमें क्या क्या नाम आ जाएंगे, तो वो आप अपने साथ ऐड करते चलेंगे। एक आ जाएगा आपके पास यहाँ पे गॉफ, याद रखना है आपने, गॉफ याद रखेंगे, ठीक है, गॉफ आ जाएगा, गोल्फ नहीं है बेटा, गॉफ है, याद रखना है। उसके अलावा आ जाएगा आपके पास खुनबी, याद रखना है, खुनबी आ जाएगा। उसके अलावा देखनी, ठीक है, इस तरीके के डांस एक्सेट्रा कहाँ पर देखने को मिलते हैं, गोवा में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए तो ये भी हो गया हमारे पास किसके साथ, गोवा के साथ। अब यहाँ पर आइए, तीसरा क्या कहता है, तीसरा कहता है कविंदर गुप्ता जो कि सीनियर बीजेपी लीडर हैं, कहाँ से, जम्मू कश्मीर से, इनको अपॉइंट किया गया है न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर, कहाँ के लिए बच्चे, लद्दाख के लिए, ठीक है। तो बोलने का मतलब है 2 गवर्नर थे और एक कौन थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, ये ल्यूटिनेंट गवर्नर थे, ये हमें यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। तो 2 कौन थे अपने पास, गवर्नर, और एक कौन थे अपने पास, ल्यूटिनेंट गवर्नर, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और ल्यूटिनेंट गवर्नर कहाँ के बने हैं,
तो गौर करेंगे लद्दाख के बने हैं। ठीक है, आइए अब लद्दाख से क्या क्या बन सकता है आपके पास यहाँ पे, इसको जोड़ते हैं और चीज़ों को देखना यहाँ पर शुरू करते हैं। ठीक है, आइए देखिए सबसे पहले क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे, लद्दाख की बात कर रहे हैं। याद करिए लद्दाख अब भी न्यूली क्रिएटेड यूटी है हमारे पास। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि लद्दाख क्या है हमारे पास, न्यूली क्रिएटेड यूटी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, आइए लद्दाख के बारे में बात करेंगे और लद्दाख से फैक्ट को जोड़ना शुरू करते हैं। ठीक है, गौर करेंगे जब हम लद्दाख की बात करते हैं, ध्यान देंगे लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, ऑलरेडी लद्दाख एग्जिस्ट करता था, पर बोलने का मतलब है कि लद्दाख को यूनियन टेरिटरी कब बनाया गया, तो 31 अक्टूबर 2019 को। इसी के साथ एक और यूटी बनी थी जिसका नाम क्या था, जम्मू एंड कश्मीर। और किस आर्टिकल को रिवोक किया गया था, तो आर्टिकल नंबर 370 को रिवोक किया गया था। ठीक है, चलिए जब हम लद्दाख की बात करते हैं तो दो कैपिटल्स आ जाती हैं इसकी, कारगिल और याद रखेंगे आप यहाँ पे ले, जो किसकी कैपिटल आती है आपके पास, लद्दाख की। उसके अलावा अगर हम लद्दाख की बात करें तो लद्दाख को लैंड ऑफ पासेस भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, लैंड ऑफ पासेस भी कहा जाता है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जिसका नाम क्या आता है आपके पास, हेमिस नेशनल पार्क, याद रखेंगे। और इसी के साथ एक हेमिस बुद्धिस्ट फेस्टिवल भी है, या आप इसके साथ यहाँ पर जोड़ लेंगे। ठीक है, तो एक हेमिस क्या आ गया आपके पास, यहाँ पे एक हेमिस आ गया आपके पास नेशनल पार्क, और हेमिस ही एक बुद्धिस्ट नेशनल पार्क भी है, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर हम इनके डांसेस की बात करें, फोक डांसेस की बात करें, तो आप याद रखेंगे एक आ जाएगा आपके पास छम, एक कौन सा आ जाएगा, छम। छम के साथ अगर हम बात करते हैं और क्या क्या आ जाएंगे, सौंधोल। अब ये प्रोनाउंसिएशन देख लेना बेटा, क्या प्रोनाउंसिएशन रहेगी वहाँ पर। और एक आपके पास आ जाएगा मॉन्टेक। ठीक है, एक आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, तो ये आ गए फोक डांसेस कहाँ के, ये आ गए फोक डांसेस हमारे पास कहाँ के, ये आ गए लद्दाख के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके साथ का क्लियर हो गया। अब अगर लैंड ऑफ पासेस बोल रहे हैं तो कौन कौन से पासेस यहाँ पर आते हैं, तो गौर करेंगे। एक आपको याद रखना, एक आता है खारदुंगला, याद करिए खारदुंगला। और ला का मतलब क्या होता है, पासेस, ला का मतलब क्या होता है, पासेस। ठीक है, तो आ जाएगा खारदुंगला। उसके बाद अगर हम बात करते हैं छांगला, ठीक है, ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और जोजिला, ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, और लद्दाख आया है तो कुछ माउंटेन रेंजेस की भी हम यहाँ पर बात कर सकते हैं, जिसमें एक आ जाएगी आपके पास जांस्कर माउंटेन रेंज, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, और माउंटेन रेंज जब भी बोलते हैं तो मतलब पर्वत जब आपको एक लाइन में, एक सीरीज में, एक श्रेणी में मिलते हैं तो उसे क्या कह दिया जाता है, उसे रेंज कह दिया जाता है। ठीक है, उसके अलावा जांस्कर तो है ही है, उसके अलावा एक और आ जाएगी जैसे आप ऐड कर लेंगे कराकोरम रेंज। ठीक है, याद रखना है, एक आ जाएगी आपके पास कराकोरम रेंज भी। ठीक है, चलिए तो ये आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं। किसके साथ ऐड करेंगे आप, ये लद्दाख के साथ ये सारे फैक्ट आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये था आपके पास पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। ठीक है, अभी भी कुछ रहता है, इसके साथ कर लेते हैं उसको सॉल्व और देख लेते हैं क्या बात हो रही है। ठीक है, आइए जब भी हम गवर्नर की बात करेंगे, गवर्नर का आर्टिकल होगा 153 से लेके 167 और पार्ट नंबर कौन सा रहेगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 6th रहेगा। ठीक है, गौर करते हैं, देखिए अब इसको भी थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं कि क्या क्या इसके साथ हम चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखिए। ठीक है, अब आते हैं और समझते हैं कि क्या क्या ऐड हो सकता है गवर्नर के साथ भी। ठीक है, देखो जब हम पढ़ते हैं, जब हम टॉपिक पढ़ते हैं कौन सा वाला, यूनियन एग्जीक्यूटिव, ध्यान देना, जब हम एक टॉपिक पढ़ते हैं टॉपिक का नाम आता है यूनियन एग्जीक्यूटिव। अब उसी के पैरेलल आप याद रखेंगे किसके बारे में, स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में। ठीक है, देखिए यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या नाम आएगा आपके पास, प्रेसिडेंट, उसके अलावा क्या आ जाएगा आपके पास, वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद आ जाएगा प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आ जाते हैं। अब गौर करो यहाँ पर, अब यहाँ पर हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसकी, स्टेट एग्जीक्यूटिव की। तो स्टेट एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट के इक्विवेलेंट कौन होता है हमारे पास, गवर्नर होता है। कोई भी वाइस गवर्नर नाम की कोई पोस्ट नहीं होती है। उसके अलावा पीएम की जगह कौन आ जाते हैं, सीएम, फिर आ जाएगी सीएम की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और यहाँ पर आते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, वहाँ एडवोकेट, यहाँ एडवोकेट होते हैं, यहाँ अटॉर्नी जनरल होते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना
ये किस में आता है, ये पार्ट नंबर 5 है, तो ये कौन सा आ गया आपके पास, पार्ट नंबर 6 आ गया, ठीक है। और इसी स्टेट एग्जीक्यूटिव के एक पर्सन कौन है, या जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो है गवर्नर, ठीक है। ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। गवर्नर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, पहला सिटीजन ऑफ इंडिया, मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, सबको पता होगा, ठीक है, सबसे पहला। और एज कितनी चाहिए आपकी, तो एज चाहिए कितनी, 35 वर्ष, कितनी चाहिए यहाँ पे, 35 वर्ष, ठीक है। तो अगर आपको गवर्नर बनना है तो उम्र मिनिमम भी कह सकते हैं, या एंट्री की उम्र आप कह सकते हैं, क्या आ जाती है, 35 साल, ठीक है। अब गौर करना, इन सबको अपॉइंट करने का काम किसने करा होगा, तो गौर करेंगे प्रेसिडेंट ने इन सबको अपॉइंट किया होगा, क्लियर हो गया। अब इन्हें ओथ कौन दिलाएगा, तो ओथ दिलाएगा सीजे ऑफ कंसर्न्ड हाई कोर्ट। बोलने का मतलब हो गया, अगर गोवा के अपॉइंट हो रहे हैं तो जो गोवा के चीफ जस्टिस हैं उनके हाई कोर्ट के, वो शपथ दिलाएंगे, और सो ऑन, वैसे ही हरियाणा के और वैसे ही लद्दाख के आपके पास देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके अलावा एक बात आपने और याद रखना है, रेजिग्नेशन भी किसको जाएगा, तो रेजिग्नेशन भी जाएगा किसको, प्रेसिडेंट को, ये हम यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, एक और फैक्ट क्या सीख सकते हैं हम यहाँ पर, वो हम यहाँ पर क्या जोड़ लेंगे, हाँ, 2 एडिशनल क्वालिफिकेशन और भी होती हैं क्या बनने के लिए, गवर्नर बनने के लिए, ठीक है। वो 2 एडिशनल कौन कौन सी है, पहली एडिशनल देखते हैं। पहली एडिशनल कहती है कि वो आउटसाइडर होना चाहिए, मतलब जिस स्टेट में वो अपॉइंट हो रहे हैं, मतलब हरियाणा का जो व्यक्ति है वो हरियाणा का गवर्नर नहीं बन सकता है, याद रखना है, ठीक है। और दूसरी कहती है कि जब प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे तो वो कंसल्ट करेंगे किसके साथ, तो वो कंसल्ट करेंगे वो कंसल्ट करेंगे किसके साथ, उस पर्टिकुलर स्टेट के सीएम के साथ, ठीक है। चलिए, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा एक स्टैटिक फैक्ट और हम क्या सीख सकते हैं यहाँ पर, तो वह याद रखेंगे कि अगर कभी आपसे पूछे फर्स्ट फीमेल गवर्नर, ध्यान देंगे, फर्स्ट फीमेल गवर्नर कहाँ की थी, यूपी की, और क्या नाम था उनका, तो उनका नाम था सरोजिनी नायडू, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से स्टैटिक आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे इसके साथ का अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अच्छा, अब इसको समझने के लिए भी पहले मैं आपको बेसिक चीज़ें समझा दूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। आइए हम समझते हैं यहीं से, और यहीं से इस तरीके से बनाते हुए इसको ख़त्म करते हैं, इस वाले करंट अफेयर को भी, ठीक है। आइए देखिए बेटा, आप सबको पता है कि जब हम किसकी बात करते हैं, जब हम बात करते हैं पार्लियामेंट की, ठीक है, हमारी पार्लियामेंट को वेस्टमिनिस्टर मॉडल भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो हमने ये सीख लिया, ठीक है। उसके अलावा एक क्वेश्चन और हम क्या सीख सकते हैं कि पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, तो याद रखना है प्रेसिडेंट, सबको पता है क्योंकि प्रेसिडेंट के बिना तो भाई साइन नहीं होंगे ना। सेकंड याद रखेंगे आप यहाँ पर क्या आ जाता है, राज्यसभा, और एक क्या आ जाता है, लोकसभा, ठीक है, क्लियर हो गया। जब हम बात करते हैं राज्यसभा की तो आर्टिकल नंबर 80 किसके साथ डील करता है, राज्यसभा, और जब हम आर्टिकल नंबर 81 की बात करते हैं तो वो डील करता है किसके साथ, लोकसभा के साथ, ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये जो करंट अफेयर आप पढ़ने जा रहे हैं उसमें राज्यसभा के अंदर कुछ बंदे क्या हुए हैं, नॉमिनेट हुए हैं या आए हैं, आप ऐसा कह सकते हैं, समझते हैं इस बात को, ठीक है। देखिए जब हम राज्यसभा की बात करते हैं, ध्यान देना, ठीक है, जब हम राज्यसभा की बात करते हैं इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं, ठीक है। और याद रखना इसका हिंदी नेम क्या है हमारे पास यहाँ पे, राज्यसभा। इसका हिंदी नेम अडॉप्ट हुआ है 1954 में। कब अडॉप्ट हुआ है, 1954 में, ठीक है। ये एक बन गया एक और क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन और क्या बना सकते हैं हम यहाँ पर कि राज्यसभा की पहली सिटिंग कब हुई थी, तो याद रखना है 13 मई 1952 को इसकी पहली सिटिंग हुई थी, ठीक है, क्लियर हो गया। एक और आपके पास मतलब 54 से पहले इसका नाम क्या चल रहा था, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है। अब गौर करते हैं, ठीक है, अब गौर करते हैं, अगर हम बात करते हैं एट प्रेजेंट, अच्छा मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है राज्यसभा के अंदर, तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी आ जाती है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ आ जाती है 250, ठीक है, ध्यान रखना मैक्सिमम कितनी आ जाती है 250, बट एट प्रेजेंट कितनी है, गौर करेंगे तो एट प्रेजेंट है अपने पास 245, कितनी है अपने पास यहाँ पे 245, और उस 245 में से भी याद रखना है आपने 233 कहाँ से आते हैं, तो 233 आते हैं आपके पास स्टेट से, और जो बच्चे 12 वो कौन नॉमिनेट
नॉमिनेट करता है तो आपको पता है कि नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। और एक बात और क्लियर रखेंगे, राज्यसभा जो है वो परमानेंट हाउस होता है, वो डिसॉल्व नहीं होता है, याद रखना। हाँ, बट इसके जो 1/3 मेंबर होते हैं वो हर दूसरे साल में क्या होते रहते हैं, रिटायर होते रहते हैं। और जो रिटायर हो जाते हैं वो रीनॉमिनेट हो सकते हैं, और याद रखना है वो री एलिजिबल हो सकते हैं आगे चीज़ों के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया आपके पास। अब ये क्लियर हो गया आपके पास। अब ये 12 में से 8 सीटें तो ठीक थी, 8 सीटें तो भरी हुई थी, 4 वैकेंट हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है, हर दूसरे साल में इनके क्या हो रहे हैं, 1/3 मेंबर क्या होते जा रहे हैं, रिटायर होते जा रहे हैं। तो उन 4 की अपॉइंटमेंट हुई है, वो आप न्यूज़ में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आइए देखेंगे और गौर करके इसे खत्म करेंगे। आइए, कहता है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने नॉमिनेट करा है 4 डिस्टिंग्विश्ड इंडिविजुअल को। कहां पर? राज्यसभा में। कौन से आर्टिकल के अंदर? तो आर्टिकल नंबर 80 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कहता है सबसे पहला नाम किसका आता है यहाँ पे? उज्जवल देवराव निकम का आता है। ठीक है, तो इनकी बात करें तो ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, नोटेबल फॉर हाई प्रोफाइल क्रिमिनल ट्रायल, जैसे कि 26/11 हो गया, मुंबई टेरर अटैक, उसके अलावा 1993 के बॉम्बे ब्लास्ट। ठीक है, तो बड़े इंपॉर्टेंट पर्सन है ये। ठीक है, उसके अलावा सेकंड अगर हम गौर करते हैं, हर्षवर्धन श्रृंगला जो कि फॉर्मर इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं और एम्बेसडर रहे हैं किसके? तो आप याद रखेंगे यूएसए और बांग्लादेश के। उसके अलावा तीसरी अगर हम बात करते हैं, क्या नाम आता है इनका? सी सदानंदन मास्टर, याद रखेंगे ये सोशल वर्कर हैं और एजुकेशनिस्ट है। कहाँ से? केरला से, याद रखना है। और उसके अलावा चौथा नाम आपके पास आ जाता है डॉक्टर मीनाक्षी जैन का। ठीक है, और याद रखना एक हमारी जो एनसीईआरटी की बुक है मेडिवल हिस्ट्री की, ठीक है, वो भी इन्होंने लिखी हुई है। ठीक है, तो मीनाक्षी जैन ने कहाँ पे काम किया हुआ है? इन्होंने उस पर भी काम किया हुआ है, मतलब इंडियन हिस्ट्री में भी उन्होंने काम किया हुआ है। ठीक है, लिखा ना इंडियन सिविलाइजेशन स्टडीज। ठीक है, अब गौर करते हैं क्या बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, अब देखो एक चीज़ गौर करो, जो लोग, अच्छा 12 लोग होते कौन है ये? तो ये 12 लोग वो होते हैं बेटा जिनको स्पेशल नॉलेज या फिर एक्सपीरियंस होता है किसमें? लिटरेचर में, साइंस में, आर्ट में और सोशल सर्विस में। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, किस व्यक्ति ने ये आइडिया दिया होगा, किसने कहा होगा? तो ध्यान देते हैं, एक नाम आपने पढ़ा है एन गोपाल स्वामी, ध्यान से सुनेंगे, एन गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक है, ये कौन थे? तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी के एक मेंबर थे और इन्होंने ये आइडिया दिया था कि राज्यसभा के अंदर कुछ लोग नॉमिनेटेड आने चाहिए। और वो कितने लोग नॉमिनेटेड आने चाहिए? यहाँ पर 12, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इनकी सीट वैकेंट थी और अब वो सीट यहाँ पर फुलफिल कर ली गई है। ठीक है, आप मुझे बताएंगे ये जो नॉमिनेशन का मेथड है, ठीक है, नॉमिनेशन का आइडिया तो किसने दिया है? एन गोपाल स्वामी अयंगर, वो तो आइडिया हो गया ना। नॉमिनेशन का जो मेथड है वो किस कंट्री से लिया गया है, ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ का अगला आता है आपके पास, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकमेंड करा है फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो को कि वो अपॉइंट करेंगे किसको? आर दोरईस्वामी एज द न्यू एमडी और सीईओ ऑफ इंडिया का सबसे बड़ा इंश्योरर, जिसका नाम क्या है? LIC, याद रखना है। ठीक है, कहता है ही विल कंटिन्यू, अब ये कब तक अपनी जॉब पे रहेंगे? तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर कब तक ये अपनी जॉब पर रहेंगे, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? अंटिल ही अटेन्स द एज ऑफ 62, और उसके बाद तो फिर फर्दर ऑर्डर चलते रहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, जब भी हम LIC की बात करेंगे, गौर करेंगे, LIC की स्थापना 1956 में हुई थी, ये आपने क्लियर रखना है। हेडक्वार्टर इसके मुंबई में आपको देखने को मिलते हैं। तो हेडक्वार्टर कहाँ पर आते हैं LIC के? मुंबई में आपको इसके हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इनका मोटो क्या है? योर वेलफेयर इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप लिख लेंगे योर वेलफेयर इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ये इनकी आ गई आपके पास, आप मोटो कह लेंगे। ठीक है, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर हम एक और बात करते हैं, जब भी हम किसकी बात करेंगे, जब भी हम LIC जैसी किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की बात करेंगे, तो इनके ऊपर भी एक रेगुलेटरी बॉडी है जिसका नाम क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी, ध्यान देना, जिसका नाम आता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी। ठीक है, एंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट
अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है, जिसका नाम IRDAI भी आप यहाँ पर लिखते हैं और कई बार हमने इसके बारे में बात करी हुई है, ठीक है, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। और IRDAI की जब हम बात करेंगे तो याद रखना ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। कैसी बॉडी है हमारे पास? स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसकी स्थापना 1999 में की गई थी, ठीक है। तो ये बॉडी जितना भी इंश्योरेंस से रिलेटेड डेटा होता है उसको संभालती है, उसको यहाँ पर रखती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का। अब अगला वाला क्या है करंट अफेयर, उसके बारे में बात करते हैं। आइए, कहता है फर्स्ट वुमेन टू लीड RPF, ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे क्या क्या चीजें आती हैं, समझते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना क्या लिखा है। अब ये वाला बाद में पढ़ते हैं, पहले यहाँ पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है, कहता है द RPF का फुल फॉर्म हो गया रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स बेस्ड इन नई दिल्ली, मतलब इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ये एक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काम करती है किसके अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर, याद रखना है आपने। और कहता है इसके बाद established by the RPF Act of 1957, the force was granted authority in 1966। अब ये क्या क्या काम कर सकती है? गौर करो, तो इन्वेस्टिगेट कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है, प्रोसिक्यूट कर सकती है इंडिविजुअल को जो कि ऐसे अनलॉफुल एक्टिविटी में है। किसको लेकर? यहाँ पे तो रेलवे प्रॉपर्टी को लेकर, ठीक है। तो रेलवे की प्रॉपर्टी के अंदर जो आता है उसके लिए एक प्रोटेक्शन फोर्स है, ये हम उसको यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्या कहता है। कहता है जो अपॉइंटमेंट कमेटी है कैबिनेट की, उसने अप्रूव कर दिया है कि सोनाली मिश्रा जो कि सीनियर IPS हैं, वो अब क्या बनेंगी? फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल ऑफ RPF, याद रखना है, ठीक है। और RPF को 1985 में क्या टाइटल दिया गया था? तो इसे आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन भी कहा जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। अब क्या क्या फैक्ट हम जोड़ सकते हैं इसके बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं, ठीक है। आइए अब एक खाली पेज देख लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे इसको पूरा का पूरा लिख लेते हैं, कर लेते हैं कंप्लीट, ठीक है। आइए देखिए, जब हम बात करते हैं किसकी बेटा? रेलवेज की बात करते हैं। ध्यान देना, जब भी हम रेलवेज की बात करते हैं तो रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल, ध्यान देंगे, 16 अप्रैल 1853 को किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर की गई थी, ठीक है, याद रखना है। और इसीलिए नहीं, और भी बहुत सारे कामों के लिए हम लॉर्ड डलहौजी को क्या कह देते हैं? इस बंदे को हम फादर ऑफ इंडियन रेलवेज भी कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन जाएगा कि फादर ऑफ इंडियन रेलवेज किसे कहते हैं, ये आप ध्यान रख लेंगे, ठीक है। उसके अलावा सेकंड याद रखना है, इसी बंदे को कहा जाता है मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। क्या कहते हैं इसको हम? मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहते हैं। क्लियर हो गया, क्योंकि बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए हैं किसके टाइम पर? लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड पे, ठीक है। क्लियर हो गया। अब कहता है पहली ट्रेन कितने किलोमीटर चली थी? तो याद रखना है 34 किलोमीटर। और कहां से कहां चली थी? तो इसका आंसर है बॉम्बे टू थाने। कहां चली थी? बॉम्बे टू थाने, ठीक है। तो भारतीय रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को हुई थी, ये हम यहां पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर हम पूरे वर्ल्ड में इंडियन रेलवे का कंट्रीब्यूशन देखें तो हमारा रैंक कितना है? तो आप याद रखेंगे हमारा रैंक 4th आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले US, फिर उसके बाद रशिया आ जाएगा और उसके बाद क्या आ जाएगा? चाइना, और चौथे नंबर पे क्या आ जाएगा आपके पास? इंडिया। ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं किसके बारे में? इंडियन रेलवे के बारे में, तो इंडियन रेलवे के टोटल कितने जोन्स हैं? तो याद रखना है कितने जोन्स हैं? 18 जोन्स हैं, ठीक है। ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने कुछ कह सकते हैं कुछ प्रोजेक्ट को लॉन्च करा है, जिसमें से एक नाम है डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। क्या नाम आता है इसका? डेडिकेटेड फ्राइट, आप याद रखेंगे FREI होगा ना, हाँ, IGHT फ्राइट कॉरिडोर इसे कहा जाता है, ठीक है। ध्यान देंगे ये दो तरीके से डिवाइडेड है, एक है ईस्टर्न वाला हिस्सा और एक क्या नाम है उसका? वेस्टर्न। तो एक है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर और एक कौन सा आता है आपके पास? वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, याद रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना भी चला रखी है, ठीक है। गति शक्ति स्कीम भी आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। गति शक्ति के अंदर रेलवेज ही नहीं, इसके अंदर रोडवेज, पोर्ट्स हो गए, शिपिंग हो गए, लॉजिस्टिक हो गया, इसको भी क्या करना है? इस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी
आगे बढ़ाना है। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके अलावा एक चीज़ हम और सीख सकते हैं, वो ये है डायमंड क्वाड्रिलेटरल। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल तो रोडवेज है, मैंने आपको क्लासेस में करवाए होंगे। ठीक है, तो आप याद रखेंगे एक कौन सा आता है आपके पास यहाँ पे, क्वाड्रिलेटरल कौन सा आ गया, ये डायमंड वाला। जो डायमंड वाला है वो 4 सिटीज़ को कनेक्ट करता है। कौन कौन सी हैं वो 4? तो आप याद रखेंगे दिल्ली, दिल्ली के साथ आप याद रखेंगे मुंबई, मुंबई के साथ आप याद रखेंगे यहाँ पे चेन्नई, और चेन्नई के बाद आप याद रखेंगे कोलकाता। ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। क्या ऐसी कोई रेलवे है भारत की, या ऐसी कोई रेलवेज हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि ऐसी कोई इंडियन रेलवे के अंदर कोई जोन या कोई ब्रांच है जहां पर इंडियन रेलवे को क्या दिया गया है, यूनेस्को का कोई टैग दिया गया है? तो बिल्कुल है। अब यहाँ पर हम एक और क्वेश्चन निकालेंगे कि इंडियन रेलवे को भी क्या दिया गया है, यहाँ पर यूनेस्को का टैग दिया गया है। ठीक है, यूनेस्को तो आप सबको पता ही है, अब इस बार न्यूज़ में फिर से यूनेस्को है तो उसके साथ फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, गौर करते हैं और ध्यान देते हैं मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, ध्यान देते हैं। यूनेस्को ने टैग दे रखा है, इसमें 2 इंडियन रेलवेज भी हैं। ठीक है, 2 इंडियन रेलवेज भी आती हैं, जिसमें से एक नाम आता है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। ठीक है, याद रखना है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल आ जाएगा एक। ठीक है, और एक आप याद रखेंगे इसी के अंदर, एक आप इसी के अंदर याद रखेंगे जिसका नाम आएगा आपके पास, जिसका नाम आएगा माउंटेन रेलवेज। ठीक है, याद रखना है माउंटेन रेलवेज। ठीक है, और माउंटेन रेलवेज जब भी बोलेंगे तो सबसे पहला दार्जिलिंग याद रखना, दार्जिलिंग के बाद आ जाएगा आपके पास नीलगिरी। ठीक है, याद रखना है, और नीलगिरी के बाद जो ये शिमला कालका वाला है, ठीक है, कालका शिमला, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, ये आ गए तीनों के तीनों आपके पास रेलवे, माउंटेन रेलवे जोन्स आ गए। ठीक है, ये आपने क्लियर रखना है, हो गया। और दार्जिलिंग वाले को कब मिला था? तो 1999 में ये टैग मिला था, इसे 2005 में मिला है, और इसे 2008 में मिला है, याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो ये था आपके पास इंडियन रेलवे के साथ एसोसिएटेड फैक्ट, जो कि आपने यहाँ पर कवर कर लिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके साथ का अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं क्या है। अगला कहता है आपके पास, अगला आता है यहाँ पे यूक्रेन के नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं। आप सबको पता है रशिया यूक्रेन के युद्ध के बारे में। ठीक है, गौर करते हैं। कहता है यहाँ पे यूक्रेन के वर्खोवना राडा, जो कि पार्लियामेंट है, अपॉइंटेड, किसको अपॉइंट करा है इन्होंने यहाँ पर? यूलिया एंटोलीवियान। अब बेटा नाम ही बहुत खतरनाक है, आप यूलिया याद रख लो, इतना काफ़ी है। ठीक है, और कितने वोटों से जीत कर आई है, मैंने आपको कई बार बोला है, हमारे काम का नहीं है। ठीक है, ये याद रखना है कि ये कौन सी फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनेंगी, सेकंड याद रखना है। और किसके बाद? तो यूलिया त्योमशियोंग, जो भी इनका नाम है, इनके बाद। ठीक है, यूक्रेन के प्रेसिडेंट आ गए आपके पास, और कैपिटल आ गई आपके पास कीव। ठीक है, अब आइए मैप में थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। तो ये आ गया आपके पास कौन सा एरिया? यूक्रेन। याद रखना ये आता कहाँ पर है? तो ये आता है कहाँ पर है? यूरोप में। ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। यूरोप का कौन सा हिस्सा आ जाता है? तो आप याद रखेंगे ईस्टर्न यूरोप में ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, सबसे बड़ा देश यूरोप के अंदर रशिया आता है। रशिया के बाद सेकंड नंबर पे कौन आता है? तो आप याद रखेंगे सेकंड नंबर पे कौन आता है? यूक्रेन। ये आपने क्लियर रखना है। ठीक है, और अगर हम इसके कहाँ पर देखें, साउथ और ईस्ट वाली साइड पे देखें, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी है जिसका नाम क्या आता है? ब्लैक सी। याद रखना है। ठीक है, कर रहा है मोल्दोवो, उसके बाद रोमानिया, स्लोवा, इस तरीके से पोलैंड, बेलारूस, ये आप इसके साथ यहाँ पर बनाकर लिख सकते हैं कि इनके साथ यहाँ पर बॉर्डर ये शेयर कर रहा है। क्लियर हो गया? ठीक है, यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे नाम भी लिखा हुआ है KERCH ट्रेड, जो कि कहीं ना कहीं ब्लैक सी और किसको मिला रहा है? सी ऑफ अजोब को मिला रहा है। ठीक है, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है NFRA के साथ। ठीक है, ध्यान से सुनना। शायद आप लोगों ने 2009 का एक सत्यम स्कैम सुना होगा, या फिर आपने 2014 का PNB स्कैम जरूर सुना होगा। तो ये जो स्कैम्स हो जाते हैं, इन स्कैम को अवॉइड करने के लिए इस प्रकार की एक बॉडी बनती है। बॉडी का नाम क्या आता है? NFRA। ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, तो पहले इसी के बारे में पढ़ते हैं, फिर न्यूज़ पे आते हैं। क्या लिखा है देखिए।
कहता है NFRA का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में हमें देखने को मिलता है। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2018 को की गई थी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसकी ड्यूटीज क्या क्या है, पहले तो रिकमेंड अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड। उसके बाद ये तो जो चीज़ें इसके साथ है, यहाँ पे मिट गया ये इसके साथ का, पर इसमें लिखा हुआ है पूरा का पूरा आपके पास, टू मॉनिटर एंड एनफोर्स कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड अक्रॉस एप्लीकेबल कंपनीज। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर एक और लिखा होगा आपके पास, टू ओवरसी द क्वालिटी ऑफ ऑडिटिंग, और उसके अलावा इन्वेस्टिगेशन करना। ठीक है, तो मेन काम क्या हो गया कि स्कैम होने वाली चीज़ों से बचाना। ठीक है, ये आप कह सकते हैं। तो इसके लिए जो अपॉइंटमेंट कमेटी है उसने अपॉइंट करा है किसको, तो आप याद रखेंगे नितिन गुप्ता को आपने क्लियर रखना है। ठीक है, और इसमें कुछ करने के लिए है नहीं, इसमें और कोई स्टैटिक आपके पास ऐड नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो ये होता है आपके पास पहला सेक्शन खत्म, और पहले सेक्शन का नाम क्या था आपके पास, पर्सन इन न्यूज़, और आगे आपके पास अपॉइंटमेंट। सेकंड आता है अब अपने पास, जिसका नाम क्या है आपके पास यहाँ पे नेशनल अफेयर्स, और देखते हैं नेशनल न्यूज़ में क्या क्या चीज़ें आती हैं। पहले वाले का नाम है संचार मित्र स्कीम, ध्यान देते हैं। ठीक है, अब अगर समझो कोई भी एक कंपनी खुलती है या कभी भी कोई एक ब्रांड खुलता है, तो उस ब्रांड के अंदर जो ब्रांड एम्बेसडर होते हैं वो कौन होते हैं, जनरली एक्टर और एक्ट्रेसेस होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सरकार ने कुछ चेंज करा है, बात करते हैं, समझते हैं क्या। देखो कहता है जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है किसके अंदर काम करता है ये, तो ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर। इसने नेशन वाइड संचार मित्र स्कीम को यहाँ पर लॉन्च करा है, जिसमें जो स्टूडेंट वॉलंटियर्स है, मतलब वो जो स्टूडेंट हैं, जो स्टूडेंट क्लास है, वो डिजिटल एम्बेसडर बनेंगे, संचार मित्र बनेंगे, और टेलीकॉम अवेयरनेस और डिजिटल लिटरेसी को फैलाएंगे। तो सीधी सीधी बात हो गई कि जो स्टूडेंट्स हैं, ऐसे स्टूडेंट्स जो कि क्या होंगे, जो कि रेलिवेंट टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं, उन्हें नॉमिनेट करेगा कौन, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, और फिर उनकी ट्रेनिंग होगी कहाँ पर, नेशनल कम्युनिकेशन एकेडमी टेक्नोलॉजी में, और जो DOT का मीडिया विंग है वहाँ पर उनको 5G 6G, उसके अलावा जो है AI के बारे में, ठीक है, उसके अलावा EMF सेफ्टी, उसके अलावा साइबर सिक्योरिटी के बारे में सिखाया जाएगा। और अगर मान लो आपने अपनी फील्ड में बहुत एक्सेप्शनल, बहुत अच्छा काम कर दिया, तो फिर आपको इंटरनेशनल जो टेलीकम्युनिकेशन है, ठीक है, फोरम तक आपको पहुंचाया जा सकता है। तो पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, समझ पढ़कर इसको वाइंड अप करते हैं। ठीक है, आइए, कहता है इट एम्स टू इज टू ब्रिज द गैप बिटवीन सिटीजन एंड इंडिया का जो टेलीकॉम इकोसिस्टम है और जो यूथ पार्टिसिपेशन है उसके थ्रू इसको बढ़ाना है। इस इनिशिएटिव के अंदर बोला गया है स्टूडेंट वॉलंटियर्स बनेंगे, उनको संचार मित्र बनाया जाएगा, और वो अवेयरनेस फैलाएंगे किसके बारे में, डिजिटल सेफ्टी, साइबर फ्रॉड, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रेडिएशन, और रिस्पॉन्सिबल मोबाइल यूसेज के लिए। ठीक है, तो सीधा करंट अफेयर है। कहता है इसके 3 कोर पिलर्स रहेंगे, जैसे पहला कनेक्ट करना लोगों को, फिर लोगों को सिखाना, और फिर उसके बाद इनोवेट करना, ये सारा काम रहेगा। ठीक है, और अगर ऐसा कोई मित्र जो कि बहुत अच्छा काम कर गया, टॉप परफॉर्मिंग हो गया, तो वो आने वाले टाइम पीरियड पे कहाँ पर काम कर सकता है, तो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, और उसके अलावा जो इंडिया का मोबाइल कांग्रेस मीटिंग होती है वहां पर ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सीधा सीधा है कि डिजिटल लिटरेसी को बढ़ाना है, टेलीकॉम सेक्टर को बढ़ाना है, और साइबर सिक्योरिटी और आगे टाइट करनी है। ठीक है, चलिए, तो इसके अंदर यही है, और कुछ आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और डिजिटल इंडिया कब आया था, 1 जुलाई, सबको पता है, 2017 को। ठीक है, आइए, चलिए, अगला वाला क्या आता है, इंडिया का पहला डिजिटल नोमैड विलेज। ठीक है, आप इस पिक्चर को देख पा रहे होंगे। ठीक है, इस पिक्चर को देखो जरा सा, मैं कहूँ आपको कि आपको काम करना है भाई, आपको ऑफिस का काम करना है, पर आपको ऑफिस के काम करने के लिए एक बहुत अच्छी लोकेशन प्रोवाइड की जाएगी, मतलब एक पूरा का पूरा आपको वहाँ पर इस तरीके घाटी होगी बहुत सुंदर सी। ठीक है, उसके साथ साथ झरना बह रहा होगा, वहाँ पर मौसम का आप लुत्फ ले पाएंगे। तो आप बोलेंगे ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नौकरियाँ तो भाई कहाँ पर होती हैं, ऑफिस में बैठ के की जाती हैं।
तो ऐसा ही एक पूरा माहौल बनाने की तैयारी की जा रही है कि मतलब यहाँ पर यंगटेन विलेज जो है, जो कि पेक्योंग डिस्ट्रिक्ट सिक्किम में आता है, इसको ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया है कि ये इंडिया का पहला डिजिटल मतलब उसके अंदर सारी फैसिलिटीज होंगी, इंटरनेट वगैरह वगैरह सारी फैसिलिटी होंगी। और नोमैड का मतलब क्या हो गया? घुमंतू लोग, ऐसे लोग जो घूमने के शौकीन हैं और घूमने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, ठीक है। पर अब जाने के साथ साथ आप वहां पर क्या एंजॉय कर पाएंगे? अपने काम को भी एंजॉय कर पाएंगे। तो कहता है अंडर द नोमैड सिक्किम इनिशिएटिव, ठीक है। ये जो इनिशिएटिव है इसका एम क्या है? टू ट्रांसफॉर्म हिमालयन लोकेशन इनटू ईयर राउंड हब फॉर रिमोट वर्कर्स। तो मतलब ऐसे लोग, जैसे आपने होम स्टे सुना होगा यार, ठीक है। पहाड़ों में देखो होम स्टे बने होते हैं जहां पर लोग रुकते हैं, अपना खाना पीना खुद भी बनाते हैं और नेचर के साथ जुड़े रहते हैं। तो मतलब अब आप काम भी करेंगे और काम करने के साथ साथ किससे कनेक्टेड रहेंगे? नेचर से कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। वैसे तो आपने ये वाला कंसेप्ट जो वर्क फ्रॉम होम वाला कंसेप्ट है वो इंडिया में नहीं था बेटा, ठीक है। इंडिया के बाहर ज़्यादा था, इंडिया में बिल्कुल ऐसा कंसेप्ट नहीं चलता था। ये कंसेप्ट इंडिया में कोविड के बाद ज़्यादा अच्छे तरीके से आया और जब लोगों को लगा कि ठीक है भाई, हम भी क्या कर सकते हैं भाई, वर्क फ्रॉम होम किया जा सकता है और घर पे बैठकर चीज़ों की तैयारी या अपने काम को अंजाम दिया जा सकता है, ठीक है। पर अब उसी काम को कहाँ करवाएंगे अब आपसे? मतलब ये आपको बोलेगा नहीं कोई भी, जिनको वर्क फ्रॉम होम मिला है वो कहाँ पर जा सकते हैं? वो घूमते हुए भी अपने काम को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। पर प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम आती है सबसे बड़ी इंटरनेट। तो अगर कोई विलेज डिजिटल नोमैड होगा तो बाय डिफॉल्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी वहाँ पर अच्छी होगी, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब आते हैं हम सिक्किम पे और सिक्किम के साथ क्या क्या फैक्ट ऐड हो सकते हैं उसके बारे में बात करना शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, जब भी हम सिक्किम की बात करेंगे, सिक्किम इंडिया का पहला और पूरा ऑर्गेनिक स्टेट था, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो फुली ऑर्गेनिक स्टेट है, पहले तो आप ये क्लियर रखेंगे। और ऑर्गेनिक स्टेट कब बना था? तो आप याद रखेंगे 2016 में बना था, ठीक है। दूसरा, जो ये खुले में शौच वाली जो बीमारी है, ठीक है, मतलब ये जो ओपन डेफिकेशन फ्री, वो भी इसने क्या कर लिया था? 100% अचीव कर लिया था। कब तक? 2016 तक ओपन डेफिकेशन फ्री इसे कहा जाता है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें, ये पहला स्टेट था जिसने ऑर्गेनिक फिश फार्मिंग को इंट्रोड्यूस करा था। किसकी बात हो रही है? ऑर्गेनिक फिश फार्मिंग को यहाँ पर क्या करा था? इंट्रोड्यूस करा था, ठीक है। तो ये भी आप इसके साथ जोड़ सकते हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करें, फिश फार्मिंग के अलावा बात करें, तो आपको याद होगा इंडिया का पहला फिशरी क्लस्टर, याद करो हमने करंट अफेयर में पढ़ा हुआ है, ठीक है। फिशरीज क्लस्टर ये भी कहाँ पर खुलने वाला है? तो ये भी सिक्किम में खुलने वाला है, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है। सिक्किम ओरिजिनली इंडिया का पार्ट नहीं था, इसे ऐड किया गया बाय 36th अमेंडमेंट, याद रखना है 1975 से। और कौन से नंबर का स्टेट बना था हमारा? तो आप याद रखेंगे 22nd नंबर का स्टेट ये बना था, ठीक है। और सिक्किम आ गया तो कैलाश पर्वत जाने के लिए पास यहाँ से बहुत फेमस है, जिस पास का नाम क्या है? नाथुला। ये आप यहाँ पर कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके अलावा नेशनल पार्क के नाम पर यहाँ पे कंचनजंगा नेशनल पार्क आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये भी आप इसके साथ ऐड करेंगे। और जो कंचनजंगा है वो इंडिया की सेकेंड हाईएस्ट पीक है, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। चलिए, हो गया हमारे पास एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का और अगला देखते हैं। अच्छा, क्या सिक्किम इंटरनेशनल बॉर्डर टच करता है? बिल्कुल। किस किस के साथ करता है? तो याद रखना नेपाल के साथ आ जाएगा भूटान, और भूटान के साथ आप यहाँ पे टिक कर लेंगे चाइना, ठीक है। इनके साथ इंटरनेशनल बॉर्डर टच करता है कौन? सिक्किम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली स्कीम का नाम है बच्चे तलाश, ठीक है। तलाश एक इनिशिएटिव है, समझाती हूँ आपको क्या लिखा हुआ है, समझते हैं इसके बारे में, ठीक है। देखिए, कहता है जो नेशनल एजुकेशन सोसाइटी है, किसके लिए? ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए। ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब इंडिपेंडेंटली काम करती है। किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर। किसके अंदर काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर ये काम करती
आती है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है किसके पास, तो आप याद रखेंगे जुअल ओराम करके इनका नाम आता है, इनके पास ये मंत्रालय है। ठीक है, अब क्या करना है क्या नहीं करना है समझते हैं। कहता है इसके अंदर इसने कोलैबोरेट करा है किसके साथ, यूनिसेफ के साथ। याद रखेंगे यूनिसेफ कब बना था, 1946, कई बार हम पढ़ चुके हैं, और इसके हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, कहता है इंडिया लॉन्च्ड ट्राइबल एप्टीट्यूड लाइफ स्किल एंड लाइफ एस्टीम्ड हब, और इसका फुल फॉर्म आ गया, या इस एब्रीवेशन बन गई किसकी, तलाश की। अब बात करते हैं क्या लिखा है। ठीक है, पढ़ना। कहता है ये जो नया इनिशिएटिव है, एक ये नेशनल प्रोग्राम है जिसमें किन बच्चों की मदद की जाएगी, तो उन बच्चों का ऑल अराउंड डेवलपमेंट किया जाएगा। कौन से बच्चों का, जो कि ट्राइबल स्टूडेंट हैं और जो कि कहाँ पर रहते हैं, जो कि कहाँ रहते हैं, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स में रहते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, उन बच्चों को करियर काउंसलिंग देनी है, उनके साइकोमेट्रिक टेस्ट होंगे जिसमें एप्टीट्यूड टेस्ट होएगा, लाइफ स्किल उनको यहाँ पर बताई जाएंगी, सेल्फ एस्टीम मॉड्यूल सिखाए जाएंगे, और ई लर्निंग प्रोवाइड की जाएगी किसको, टीचर्स को। तो बोलने का मतलब हो गया कि अगर हम बात करें इसके अंदर एकेडमिक लर्निंग को ठीक किया जाएगा, बच्चे की पर्सनल ग्रोथ ठीक की जाएगी, बच्चे को इमोशनली वेलबींग बनाया जाएगा, सोशल स्किल बढ़ाई जाएंगे, और आने वाले फ्यूचर में उनको और आगे मतलब उनका गोल्डन एक फ्यूचर यहाँ पर दिखाने की बात की जाएगी। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की। अगर हम बात करते हैं तो शेड्यूल्ड ट्राइब के साथ हमारा कोई आर्टिकल है, बिल्कुल आर्टिकल है, और आर्टिकल का नाम आता है आपके पास 342। क्या नाम आता है इसका, 342। तो आर्टिकल 342 डिसाइड करता है कि किस एरिया को शेड्यूल एरिया घोषित करना है, क्या उसकी डेफिनेशन रहेगी, क्या उसे प्रोटेक्शन करना है, सब कुछ ये काम ये डिसाइड करता है। ठीक है, उसके अलावा एक नेशनल कमीशन भी है, एक नेशनल कमीशन है हमारे पास, और नेशनल कमीशन किसके लिए, एसटी के लिए है, जो कि आर्टिकल नंबर 338A में यहाँ पर मेंशन है हमारे पास। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ट्राइबल्स के लिए हम कुछ कर नहीं रहे, ट्राइबल्स के लिए हमारे पास प्रॉपर एक डेटा देखने को मिल जाता है। ठीक है, और ट्राइबल लोग सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो आप याद रखेंगे मध्य प्रदेश। उसके अलावा कहाँ पर आते हैं आपके पास, उड़ीसा, याद रखना है, मध्य प्रदेश आ गया, उड़ीसा आ गया, उसके अलावा गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, और सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जो ट्राइब है उसका नाम क्या है, भिल, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, और भिल कहाँ मिलते हैं हमें, तो आप याद रखेंगे भिल मिलते हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में देखने को मिलते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर पे जो आती है उसका नाम है गोंद। ठीक है, गोंद भी आपको कहाँ देखने को मिल जाते हैं, मध्य प्रदेश में भी आपको देखने को मिलते हैं, छत्तीसगढ़ में इनका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, फिर महाराष्ट्र, फिर उड़ीसा में आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो आप इसके साथ ऐड कर लेंगे। ठीक है, चलिए, अगला आता है हेल्पलाइन नंबर किन के लिए बच्चे। ठीक है, गौर करना, जो वेस्ट पिकर्स होते हैं, क्या कौन होते हैं बेटा हमारे पास, वेस्ट पिकर्स। ठीक है, जैसे हमारे कूड़े वाले हो गए आपके पास। ठीक है, उसके अलावा जो मैनुअल स्कवेंजिंग करते हैं, मतलब जो कि क्या करते हैं बेटा, जो कि पानी के अंदर घुसकर, ठीक है, या गटरों के अंदर घुसकर क्या करते हैं, काम को करते हैं, उनके लिए एक हेल्पलाइन नंबर लाया गया है। तो पढ़ते हैं क्या लिखा है। कहता है जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है BL वर्मा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट है, इन्होंने लॉन्च करा है एक हेल्पलाइन नंबर जिसका नंबर है 14473 फॉर वेस्ट पिकर ड्यूरिंग अ स्पेशल प्रोग्राम। बेटा इनकी भी तो डिग्निटी है ना, इनकी डिग्निटी को, इनकी चीज़ों को भी तो मेंटेन करके रखना है। ठीक है, मतलब हमें इनको काबिल बनाना है ना। अब ये देखो सोसाइटी क्या कर देती है, ऐसे लोगों को क्या कर देती है, एलिमिनेट कर देती है। तो इनकी सेफ्टी, इनकी डिग्निटी पे काम यहाँ पर करने की बात की जा रही है। ठीक है, तो इनकी सेफ्टी और डिग्निटी के ऊपर फोकस यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, तो इनके लिए एक प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम का नाम क्या है, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। इसे नमस्ते भी पढ़ा जाता है कहाँ पर, यूपी लखनऊ में। ठीक है, चलिए, एक और हो गया हमारे पास इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अगला आता है देखो बेटा, जो बीमारियां होती हैं, ठीक है, जो बीमारियां होती हैं, कुछ बीमारियां तो जैसे कोविड था अपने पास, ये तो बाहर से आई हुई बीमारी थी ना, पर कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनको क्या कहा जाता है, जिनको हम जेनेटिक डिजीजेस भी कहते हैं। ठीक है, जेनेटिक मतलब माता पिता को होगी तो फिर किसको जाती है, यहाँ पे बच्चों को। तो यहाँ पे क्या करने की बात हो रही है समझते हैं। कहता है जो गुजरात की सरकार है उसने लॉन्च करा है इंडिया का पहला ट्राइबल जिनोम। अब पहला तो यही क्वेश्चन है कि जिनोम क्या होता है। ठीक है, जिनोम
किसे कहा जाता है, तो ध्यान देंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो भी जेनेटिक मटेरियल होते हैं, ठीक है, उसकी कलेक्शन को क्या कहा जाता है बच्चे, जीनोम कहा जाता है। जैसे मतलब कि अगर हम बात करें किसी, मान लो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर कोई ना कोई तो जेनेटिक मटेरियल होगा ना, हमारे माता पिता से हमें जेनेटिक मटेरियल मिला है, तो जो वो जेनेटिक मटेरियल मिला है उसके कलेक्शन को क्या कहते हैं, हम यहाँ पर जीनोम कहते हैं। इस कलेक्शन के अंदर बेटा सारी इंफॉर्मेशन होती है, मतलब वो ऑर्गेनिज्म कैसे ग्रोथ कर रहा है, कैसे उसकी डेवलपमेंट हो रही है, कैसे वो फंक्शन करता है, इन सब के बारे में हमें वो बताता है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे। तो कहता है ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट। तो सीधी सीधी बात हो रही है कि हम ट्राइबल लोगों के जो ब्लड सैंपल्स हो गए या उनका जो जेनेटिक मटेरियल है उसको क्या करेंगे, यहाँ पे इकट्ठा करेंगे और जो उनके बीच में इनहेरिटेड डिजीजेज हैं उनको खत्म करने की बात करेंगे, ठीक है। कहता है द प्रोजेक्ट एम्स टू बिल्ड अ जेनेटिक डेटाबेस, जो कि क्या करेगा, विच विल इनेबल अर्ली आइडेंटिफिकेशन, फिर बेटर ट्रीटमेंट होगी किसको, इनहेरिटेड डिसीजेस को, जैसे सिकल सेल अनेमिया, उसके बाद है थैलेसेमिया और उसके बाद सर्टेन स्टेजेस के कैंसर्स, ठीक है। कहता है इस इनिशिएटिव के अंदर 2000 इंडिविजुअल फ्रॉम मोर देन 20 ट्राइबल कम्युनिटीज अक्रॉस 17 डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात ये आएंगे और उनका जीनोम सीक्वेंसिंग किया जाएगा, ठीक है। तो गुजरात ऐसा करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। ये स्टडी क्या बताएगी हमें, डिजाइन मैंडेट टू दैट ईच ट्राइबल इंक्लूड एटलीस्ट 1 जेनेटिक ट्रायो सैंपल, और उसके बाद उसके माता पिता बच्चे सबके यहाँ पे सैंपल लिए जाएंगे, ठीक है। पार्टिसिपेशन इज लिमिटेड टू हेल्दी इंडिविजुअल, कौन सी एज से लेकर 18 साल से ऊपर, विद नो ब्लड डिसऑर्डर, ठीक है, नो विजिबल ब्लड डिसऑर्डर, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। और ऐसा क्यों किया जा रहा है, ताकि क्या किया जा सके, ताकि आने वाली जो बीमारियां हैं किसके अंदर, इन ट्राइबल्स के अंदर, उसको यहाँ पर सॉल्व किया जा सके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ याद होगा, गुजरात आया है तो याद आएगा क्रूज भारत मिशन, ठीक है, याद रखेंगे आप। क्या नाम आता है, क्रूज भारत मिशन। कहाँ से लॉन्च हुआ है, याद करो जरा सा, ये कहाँ से लॉन्च किया गया था, गुजरात से। ये हमने पिछले करंट अफेयर में अभी पढ़ा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके साथ का अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की बात करते हैं, ठीक है। आइए, अगला कहता है द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से इसकी स्थापना 1861 में की गई थी और करवाने वाला कौन था, तो आप याद रखेंगे बाय अलेक्जेंडर कनिंघम। ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसकी स्थापना की थी और इस समय वाइसरॉय कौन था इंडिया का, तो याद रखेंगे लॉर्ड कैनिंग। इसका आंसर आपके पास निकल कर आ जाता है, ठीक है। और इसके हेडक्वार्टर नई दिल्ली में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन और निकाल सकते हैं कि अगर हम बात करते हैं किसकी, अलेक्जेंडर कनिंघम की, तो इनको फादर ऑफ, ध्यान देना, इनको फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं इनको, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं यहाँ पर पढ़ते हैं। कहता है जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जो कि किसके अंदर काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर काम करता है। और जब हम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर बोलते हैं तो गजेंद्र सिंह शेखावत, लिख लेंगे आप, गजेंद्र सिंह शेखावत हैज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड लुंगफुन रोपई लोकेटेड इन लियानपुइड विलेज इन द साउथ ईस्ट ऑफ चंपाई डिस्ट्रिक्ट। कुछ याद आए, चंपाई डिस्ट्रिक्ट अभी अभी पिछले हफ्ते में नीति आयोग का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वाला इंडेक्स आया था, उस इंडेक्स के अंदर टॉप करा था किसने, इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट ने, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है। कहता है इसके साथ का इसको क्या बना दिया गया है, मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। अब गौर करोगे क्या खासियत है इसकी, तो आप याद रखेंगे मूर्तियां, और आप याद रखेंगे ये जो लिखा है यहाँ पर आपके पास मेनहिर। मेनहिर का मतलब होता है बच्चे स्टोन कार्विंग। क्या मतलब होता है इसका, स्टोन कार्विंग को कहा जाता है मेनहिर, याद रखेंगे, ठीक है। तो कहता है मिजोरम में ये दूसरी जगह होगी या दूसरी साइट होगी जिसको क्या मिला है, इस प्रकार का टैग मिला है। पहले किसे मिला हुआ था, तो क्वाचतो रुपई, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। कहता है एज ऑफ जुलाई 2025 देयर आर 3699 एंशिएंट मॉन्यूमेंट है और एंड आर्कियोलॉजिकल साइट रिमेन डिक्लेयर्ड एज मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो उनको क्या बनाया गया है, मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बनाया गया है। टॉप 5 स्टेट्स कौन कौन से आते हैं जिनके पास ज़्यादा है, तो याद
याद रखेंगे यूपी, यूपी के बाद कर्नाटका, फिर तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र आंसर आता है। ठीक है, चलिए तो ये भी हो गया आपके पास एक और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। ठीक है, और बेटा याद रखना ऐसे ऐसे जो स्टोन, जो ये कार्व्ड स्टोन स्कल्पचर मिलते हैं, हमें ये चीज़ें मिलती हैं, ये हमें उन लोगों के बारे में जो उनकी अर्ली लाइफ है, उनका रिचुअल हो गए, उनके बिलीफ हो गए, उसको समझाने में हमारी मदद करती है। ठीक है, चलिए अगला वाला, अगला कौन सा आता है अब आपके पास यहाँ पे इंटरनेशनल, और इंटरनेशनल को देखना शुरू करते हैं। पहला कहता है WHO ने अनवेल करा है इंडिया का पहला ट्रेडिशनल मेडिसिन रोड मैप। ठीक है, जैसे जैसे हम एडवांस होते जा रहे हैं, हम जो नई दवाइयाँ हैं हम उनकी तरफ ज़्यादा मुड़ते जा रहे हैं, हम ट्रेडिशनल चीज़ों को क्या कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। जैसे जड़ी बूटियों से ठीक होना, आयुर्वेदा की मदद से ठीक होना, मतलब पहले आपकी बॉडी के अंदर पैथोजेंस जो होते हैं, उसके साथ आप कहाँ के रहने वाले, इन सब चीज़ों को टैली वगैरह कर कर एक आपका चार्ट बनाकर फिर आपको ट्रेडिशनल मेडिसिन देना, ये आता है आपके पास। इसको कहते हैं हम यहाँ पर ट्रेडिशनल मेडिसिन कहते हैं, मतलब नेचर के साथ कनेक्टिविटी बनाते हुए आपको यहाँ पर दवाइयाँ देना। ठीक है, अब क्या लिखा है समझो। कहता है WHO ने रिलीज करा है एक टेक्निकल ब्रीफ जिसका नाम है मैपिंग द एप्लीकेशन ऑफ AI, और AI को कहाँ डालने की बात हो रही है, AI इन ट्रेडिशनल मेडिसिन, रिकॉग्नाइजिंग इंडियाज लीडरशिप इन इंटीग्रेटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद ट्रेडिशनल मेडिसिन, जिसमें कौन सा आ जाएगा, आयुष, और आयुष का फुल फॉर्म होगा आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी सिस्टम। ठीक है, WHO ने यह भी अनवेल करा है कि ये पहला ऐसा रोड मैप होगा जो कि किसके साथ आएगा, जिसपे हम इंटीग्रेट कर रहे हैं AI को किसके साथ, ट्रेडिशनल मेडिसिन के साथ। ठीक है, इंडियाज इनिशिएटिव टू डिजिटाइज ट्रेडिशनल नॉलेज थ्रू दी ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। तो यहाँ पर हम एक लाइब्रेरी भी बनाएंगे जिसमें उस बीमारी के बारे में, बीमारी के साथ साथ उसके ट्रीटमेंट की बात यहाँ पर भी लिखी होगी, पर किस तरीके की ट्रीटमेंट, ट्रेडिशनल तरीके की। ठीक है, जैसे होम रेमेडीज होती हैं, इस तरीके से ठीक होने वाली बातें। जैसे गौर करो, हमारे पास कोविड के टाइम पर ये सारी चीजें हुई थी। ठीक है, और कहता है इसके साथ इंडिया पहली कंट्री बनेगा जिसके पास ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ का अगला आता है, इंडिया ने लीड करा है वर्ल्ड UPI में। ठीक है, आपको क्लासेस में कराया है, आप मुझे कंट्रीज के नाम बताएंगे कि किन किन कंट्रीज में भारत का UPI चल रहा है। ठीक है, आप मुझे बताएंगे। अब इस रिपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं और गौर करते हैं। कहता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसके हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलते हैं, वॉशिंगटन DC। याद रखना है कब बनी है ये बॉडी, तो 1944 वॉशिंगटन DC US में आ जाता है इसका आपके पास हेडक्वार्टर। क्या कहता है समझो, ये कह रहा है कि ग्रोइंग रिटेल डिजिटल पेमेंट द वैल्यू ऑफ इंट्रोपरेबिलिटी, ऑथर्ड बाय अलेक्जेंडर कॉपस्टेक, दिव्यकीर्ति, मारिया सोलेदाद, ये जो नाम है इनके साथ आप पढ़ लेंगे। ठीक है, बोलने का मतलब है कि UPI छा गया है भाई। ठीक है, हम इंडिया कैशलेस ज़्यादा हो गया है। अगर इंडिया कैशलेस ज़्यादा हो गया है जिसकी वजह से कैश में शॉर्टेज भी आ रही है। याद करो, हम बैंकिंग में पढ़ते हैं कि कैश की कमी होने की वजह से ये पैसा डाला गया, वहाँ से पैसा डाला गया। सुनो, याद करो, आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, कहता है UPI की स्थापना 2016 में हुई थी और इसको संभालने वाली कंपनी का नाम है NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सबको पता है इसके बारे में। ठीक है, और UPI ने बेटा एक बहुत काम आसान भी करा है। हाँ, और कुछ जगहों पर खैर बुरा भी है, स्कैम्स भी बहुत सारे हैं, पर कहीं ना कहीं अच्छे काम भी यहाँ पर करे हुए हैं। ठीक है, तो कहता है डेवलप्ड इनटू द इमीडिएट पेमेंट सर्विस फ्रेमवर्क, और UPI फैसिलिटेट कर रहा है 18 बिलियन ट्रांजैक्शन मंथली और एमर्जिंग द लीडिंग मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिटेल पेमेंट इन इंडिया। कहता है डेली UPI ट्रांजैक्शन ऑल्सो सो एन अपटिक, राइजिंग कितना यहाँ पे 613 मिलियन फ्रॉम 602 मिलियन इन मई 2025। ठीक है, तो अभी तो जुलाई हुआ है। ठीक है, तो डेटा देख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए अगला आता है QS की बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ की बात हुई है। तो इसमें कुछ है नहीं, बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ के लिए मतलब पढ़ने के पर्सपेक्टिव से तो सियोल टॉप कर रही है, और उसके बाद मुंबई हमारी वाली का रैंक है 98, और उसके बाद सेकंड नंबर पे टोक्यो है, थर्ड नंबर पे लंदन है, और उसके बाद दिल्ली का रैंक है 104, बेंगलोर का 108 और चेन्नई का 128। ठीक है, चलिए, और इसमें कुछ नहीं करना था।
अगला आता है, आपको याद होगा यूनेस्को की 47th मीटिंग चल रही थी, ठीक है, और इसी 47th मीटिंग के अंदर इंडिया को फिर से एक अपनी नई साइट मिली और इस बार फिर यूनेस्को साइट मिली है। और क्या नाम है इस यूनेस्को साइट का? मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स ऑफ इंडिया। आप सबको पता है मराठा साम्राज्य एक बहुत बड़ा साम्राज्य रहा है, कहाँ पर? हमारी मेडिवल हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है किसका? इन मराठा का, आप याद रखेंगे। और एक आपने मूवी देखी होगी यार, छावा, ठीक है, तब भी आपको आइडिया होगा। तो मतलब मराठा मिलिट्री लैंडस्केप है क्या? एक्चुअली में ये 12 मेजर किले हैं। गौर करना, कितने किले हैं इसके अंदर? इसके अंदर 12 मेजर फोर्ट्स आते हैं, किले आते हैं। और ये जो मेजर फोर्ट्स आते हैं बेटा, इसमें से 11 तो आपको महाराष्ट्र में ही मिल जाएंगे, ठीक है। जो बचा एक, वो आपको कहाँ पर मिलेगा? वो आपको मिलेगा तमिलनाडु में, ठीक है। तो 11 किले हैं और 11 की 11 लोकेशन बहुत स्ट्रैटेजिक है, मतलब प्लानिंग के साथ बनाई गई अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए। और हम कहें तो ये कोस्टल एरियाज में भी हैं, हिली एरिया है। मतलब यहाँ से हमें पता लगता है कि मराठास का जो डिफेंस सिस्टम था वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रांग था, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। तो यूनेस्को 44th हमारे पास बनकर आ चुकी है। कहता है, आपको याद होगा, मैंने क्लास में भी बताया हुआ है कि पहले एक टेंटेटिव लिस्ट जाती है, ठीक है। तो टेंटेटिव लिस्ट पिछले साल गई थी और वहां पर नाम दिया गया था किसका? वहां पे नाम दिया गया था इस मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया का, जो कि अब यहाँ पर एक्सेप्ट हो चुका है और अब यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप क्या सीख सकते हैं इसके साथ का? ये वो 12 मेजर किले होंगे जो किसके साथ एसोसिएटेड है? इस पर्टिकुलर न्यूज़ के साथ एसोसिएटेड हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कौन कौन से वो किले हैं, तो आप याद रख लेंगे, उसको लिख लेंगे, ठीक है। जैसे पहला आता है आपके पास सलहेर, ठीक है, सलहेर, ये महाराष्ट्र वाला लिख रहे हैं पहले, ठीक है। उसके बाद आता है शिवनेरी, ठीक है, याद रखना। उसके बाद आता है राजगढ़, ठीक है, राजगढ़, ठीक है, राजगढ़। उसके बाद आएगा आपके पास रायगढ़, ठीक है। कितने हो गए? 4 ना। कौन कौन से आए? सलहार, शिवनेरी, रायगढ़ और कौन सा आ गया आपके पास? राजगढ़। उसके बाद है प्रतापगढ़, याद रखना। एक आएगा आपके पास प्रतापगढ़, ठीक है, याद रखना। उसके बाद आएगा लोहगढ़, ठीक है, याद रखेंगे। लोहगढ़ के बाद आएगा कन्हेरी, मैं नाम एक बार देख लूँ, ठीक है, कौन सा आएगा इसका? खंडेरी, ठीक है, खंडेरी, याद रखना है। खंडेरी के बाद आपके पास आ जाएगा पनहाला, ठीक है, पनहाला, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। कितने हो गए इसके अंदर? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हुए ना, क्योंकि यहाँ पर कितने हैं अपने पास? 11 यहाँ पर होंगे ना, 8 हो गए आपके पास। उसके बाद है आपके पास सिंधुदुर्ग, फिर उसके बाद है विजयदुर्ग, याद रखना है। एक आ जाएगा सिंधुदुर्ग, ठीक है, याद रखेंगे। और एक आ जाएगा आपके पास विजयदुर्ग, याद रखना है। और एक रह गया जिसका नाम है स्वर्णदुर्ग, ठीक है। क्या नाम आता है इसका? स्वर्णदुर्ग, ठीक है। ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। अब ये जो लिखे ये सारे के सारे कहाँ पर आते हैं? महाराष्ट्र में। तो अब एक छूट रहा है, वो कौन सा आ रहा है आपके पास? तमिलनाडु वाला। और तमिलनाडु वाले का नाम है जिंजी फोर्ट, ठीक है, जिंजी फोर्ट। ये आपको मराठा वाली क्लासेस में भी बताया जाता है, ठीक है। तो ये ऐड कर लेंगे इसके साथ मराठे, ठीक है। चलिए, आप मुझे बताएंगे कि यूनेस्को ने 1983 में, ठीक है, 1983 में पहली 4 साइट कौन कौन सी थी जिनको यूनेस्को का टैग मिला था, ठीक है, आप मुझे बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का अगला वाला करंट अफेयर पे आते हैं। अगला कहता है स्विट्जरलैंड ने, अच्छा देखो क्या स्टोरी क्या है, समझते हैं इस बात को, ठीक है। देखिए, जो EFT है, अब ये EFTA क्या है? जो यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन है, इसके अंदर 4 देश आते हैं, ध्यान देना। उसके अंदर कितने देश आते हैं? 4 देश आते हैं। मैं भी बताऊंगी आपको वो 4 कौन कौन से हैं। 4 देश आते हैं और वो हाईली डेवलप्ड और हाई इनकम इकोनॉमीज हैं, ठीक है। तो मतलब अब यहाँ पर समझो ये हाई डेवलप्ड है, हाई इनकम इकोनॉमीज है। और ऐसी कंट्रीज के साथ अगर इंडिया अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट या चीज़ों को बढ़ाएगा तो इससे फ़ायदा किसको होएगा? इंडिया को होएगा। इंडिया के अंदर जॉब्स भी क्रिएट होंगी और जो ऐसी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ है ये क्या करेंगी? यहाँ पर आके इन्वेस्टमेंट भी करेंगी। तो कहता है इंडिया और जो EFT है इसके बीच में नेगोशिएशन 2008 से बातचीत चल रही थी, याद रखना है। बट इन 16 सालों के बाद क्लियरेंस मिला, जब किसने साइन कर दिया? वहाँ पर स्विट्जरलैंड ने भी साइन कर दिया, ठीक है। तो पहले स्विट्जरलैंड साइन नहीं कर रहा था और अब जाकर उसने क्या कर दिया है? साइन कर दिया है। तो अब इससे क्या बेनिफिट होगा?
अब हम क्या कर पाएंगे, एक्सपोर्ट। अब हम एक्सपोर्ट तो पहले से ही करते आ रहे हैं, पर अब एक्सपोर्ट कैसे होगा, हम हाई वैल्यू की गुड्स को एक्सपोर्ट कर सकेंगे यहाँ पर। और याद रखना है हमें यहाँ पर, और इतनी बड़ी इकोनॉमीज़ के साथ एग्रीमेंट करके हमें बहुत सारी चीज़ों का एक्सेस मिलेगा और चीज़ों के एक्सपोर्ट आदान प्रदान में भी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। और इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, लगभग 1 मिलियन जॉब्स को यहाँ पर क्रिएट किया जाएगा। ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। अब आते हैं और पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, तो गौर करो। लिखा है, मैंने बोला 4 कंट्रीज हैं, कौन कौन सी है, आइसलैंड, उसके बाद लिechtenstein, और उसके बाद है नॉर्वे, और उसके बाद है स्विट्जरलैंड, ठीक है। कहता है ये जो एग्रीमेंट है एक्सपेक्टेड टू कम इनटू फोर्स इन अक्टूबर 2025, तो अभी आएगा, एंड एम्स टू सिग्निफिकेंटली रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स एंड एनहांस्ड इन्वेस्टमेंट फ्लो बिटवीन इंडिया एंड जो 4 EFTA मेंबर स्टेट्स हैं उनके साथ, ठीक है। तो आप यहाँ पे याद रखेंगे। कहता है द टेपा इज कॉम्प्रीहेंसिव फ्री ट्रेड, याद रखना है आपने, एग्रीमेंट साइन बिटवीन इंडिया और EPFA, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, ट्रेड को बढ़ाना है, गुड्स एंड सर्विसेज को बढ़ाना है, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है, मार्केट एक्सेस बढ़ाना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना है, और आपस में कॉपरेशन यहाँ पर बढ़ाना है, ठीक है। तो टेपा के अंदर जो ये EFT है, ये कहता है कितना परसेंट या कितना बिलियन यहाँ पर इन्वेस्ट करेगा, 100 बिलियन, याद रखना है, ठीक है। चलिए, और कितने सालों के अंदर, आने वाले 15 सालों के अंदर, ठीक है। चलिए, अगला सेक्शन आता है आपके पास अवार्ड्स एंड ऑनर्स, और इसको पढ़ के भी देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें ऐड हो सकती है, ठीक है। अवार्ड का नाम है बच्चे पेन पिंटर, क्या नाम है इसका, पेन पिंटर। ध्यान देने वाली बात है, ये एक लिटरेरी अवार्ड है, ध्यान देना, ठीक है। कैसा अवार्ड है ये, लिटरेरी अवार्ड है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। कौन सा अवार्ड आता है, लिटरेरी। कहता है सुडानीज स्कॉटिश ऑथर, क्या नाम है इनका, लीला पढ़ लो आप, जो आपको याद रह जाए यहाँ पे, हैज बीन नेम्ड एट द विनर ऑफ पेन, पोएट, प्ले राइट, एडिटर, एसेइस्ट, नोबलिस्ट, याद रखना है, पिंटर प्राइज 2025। कहता है रिकॉग्नाइजिंग हर लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन, कहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन है, डैट एक्सप्लोर थीम्स ऑफ फेथ माइग्रेशन एंड लिव्स ऑफ मुस्लिम वुमेन इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो जो औरतों ने डिस्प्लेसमेंट करी है उसके बारे में यहाँ पर बताता है, ठीक है। कहता है द अवार्ड वॉज अनाउंस्ड बाय इंग्लिश पेन, वन ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, और ये कहाँ पर है, अक्टूबर गैलरी लंदन UK में, ठीक है। कहता है अवार्ड वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2000 बाय द इंग्लिश पेन, और इसका एम क्या है, उन लोगों को रिकॉग्निशन देना जिन्होंने बड़ी करज से किसी चीज़ को यहाँ पर लिखा है, मतलब बिना डरे हमारी सोसाइटी का जो रियल ट्रूथ है उसे क्या करा है, बाहर निकाला है, ठीक है। ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। तो इसको अवार्ड ऑफ करेज भी आप कह सकते हैं। कहता है इस अवार्ड की स्थापना किसके नाम पर हुई है, तो प्ले राइट, क्या नाम था, हारोल्ड पिंटर, उनके नाम पर, और इनको नोबेल प्राइज में मिल चुका है लिटरेचर में 2005 में। कहता है द अवार्ड इज गिवन एनुअली, ध्यान रखना यहाँ पे, राइटर रेसिडेंट इन UK, आयरलैंड, और कहाँ पर, कॉमनवेल्थ कंट्रीज वाली बात हो गई। कहता है द अवार्ड इज गिवन टू राइटर्स जिनका लिटरेरी वर्क पब्लिश हुआ है किसमें, ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में। और 2024 में पहली इंडियन कौन थी यहाँ पर, सॉरी 2024 में इंडियन फीमेल कौन हुई, तो ऑथर अरुंधति रॉय, ठीक है। तो आप इसके साथ ऐड कर लेंगे, ठीक है। चलिए, अगला वाला क्या आता है, UN पॉपुलेशन अवार्ड। याद करो 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, तो याद करो 11 जुलाई को मनाया गया था पॉपुलेशन डे, ठीक है। उसी पॉपुलेशन डे के साथ ये एसोसिएटेड है, ठीक है। आइए पढ़ते हैं, वाइंड अप करते हैं। कहता है वर्षा देशपांडे, जो कि इंडिया की राइट एक्टिविस्ट है, महाराष्ट्र से, और फाउंडर है किसकी, दलित महिला विकास मंडल की, इनको 2025 का यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड मिला है, किस कैटेगरी में, इंडिविजुअल कैटेगरी में, ठीक है। और क्यों मिला है, क्योंकि इन्होंने किसके ऊपर ज़्यादा फोकस करा, जेंडर इक्वालिटी के ऊपर, जो जेंडर बायस्ड सेक्स सिलेक्शन है उसके ऊपर काम करा हुआ है। इसके साथ शी बिकेम दी 3rd इंडियन, पहली कौन थी, इंदिरा गांधी, सेकंड कौन हुए अपने पास, जहांगीर रतन जी दादा भाई, ठीक है, याद रखेंगे, मतलब
टाटा वाले याद रखेंगे। और उसके अलावा कहता है द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन वन द 2025 इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में इनको अवार्ड मिला है। ठीक है, कहता है इस अवार्ड की स्थापना किसने करी थी? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1981 में, और इसे पहली बार प्रेजेंट किया गया था 1983 में। हर रेसिपिएंट को क्या मिलता है? गोल्ड मेडल, डिप्लोमा मिलता है और मॉनेटरी प्राइज यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वाला, अगला आता है पॉलीगर मैजिक स्किल अवार्ड। ये किसके साथ है? तो आप याद रखेंगे ये हॉकी के साथ है। ठीक है, कहता है इंडिया की जो वुमेन हॉकी टीम है, गौर करना यहाँ पर क्या नाम आता है इनका, इंडिया की जो वुमेन हॉकी टीम की जो फॉरवर्ड प्लेयर है जिनका नाम है दीपिका शेरावत, वो फर्स्ट एवर इंडियन प्लेयर बनी है जिन्होंने पॉलीगर मैजिक स्किल अवार्ड को यहाँ पर जीता है। ठीक है, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। अब आता है ये अवार्ड देता कौन है? तो कहता है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन उन लोगों को ऑनर करती है जो बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल, जिन्होंने क्रिएटिव मोमेंट बनाए हैं किसमें? हॉकी के अंदर। ठीक है, तो ये आप इसके साथ याद रखेंगे। फिर एक वोटिंग होती है वहाँ पर, फिर वोट से डिसाइड किया जाता है। कहता है दीपिका शेरावत रिसीव दिस अवार्ड फॉर हर स्पेक्टुलर सोलो, जो गोल्फ क्या बोलते हैं हम उसको, जो सोलो अपने पास क्या आता है? गोल स्ट्राइक में, गोल्फ बोल रही थी सॉरी, यहाँ पर आप याद रखेंगे गोल स्ट्राइक में इनको यहाँ पर ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो आप इसके साथ देख लेंगे इनको अवार्ड दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला वाला इसके साथ है विक्टर वेगनेज जो है बेल्जियम के, उनको मेंस कैटेगरी के अंदर अवार्ड दिया गया है। ठीक है, आ जाओ अगले वाले पे। अगला ट्रिपल स्टार मार्क, फिर से सेम करंट अफेयर, बहुत इंपॉर्टेंट। कहता है स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का अवार्ड आ चुका है। ठीक है, ये अवार्ड राष्ट्रपति, भारत की जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने दिया है, याद रखना है। ये इसका 9वां एडिशन था, 9वां एडिशन था बोलने का मतलब है ये अवार्ड का जो है वो 9th एडिशन था। इससे पहले 8 बार दिया जा चुका है और अब ये कितनी बार दिया गया है? मतलब ये 9वीं बार दिया गया है। इसमें अगर हम बात करते हैं, इसमें जीतने वाली या टॉप करने वाली सिटी का नाम अगेन क्या आता है हमारे पास यहाँ पे? इंदौर, याद रखेंगे आप, जो कि फिर से क्लीनेस्ट सिटी निकलती है 8वीं बार लगातार। उसके बाद कहता है सूरत गुजरात 2nd नंबर पे, नवी मुंबई 3री पे, और कितनी, और इन सिटीज़ की जनसंख्या कितनी बताई गई है? ओवर 10 लाख पॉपुलेशन, याद रखना है। यूपी जो है वो क्लीनेस्ट स्टेट निकला है अर्बन सैनिटेशन में, ध्यान रखना है। उसके बाद इन द स्वच्छ शहर मिलियन कैटेगरी कौन रैंक कर रहा है? पहला अहमदाबाद, 2nd आता है भोपाल, याद रखना है। उसके बाद है न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को सुपर स्वच्छ लीग सिटी के नाम से यहाँ पर बोला गया है, जिसकी पॉपुलेशन कैटेगरी आपको बताई गई है। और नोएडा का क्या जाएगा आपके पास? सुपर स्वच्छ लीग भी इसके अंदर आता है। कहता है इसके अंदर थीम क्या है? हमें रिड्यूस करना है, रीयूज़ करना है, रिसाइकल करना है। ठीक है, और ये कहाँ डिसाइड हुआ था? जयपुर डिक्लेरेशन में। अगर आपको पता होगा फरवरी 2025 का ये करंट अफेयर है, जिसमें इंडिया ने होस्ट करा था 12वां रीजन और सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम, एक मीटिंग हो रही थी, उसको यहाँ पर होस्ट करा था और वहीं पर ये आइडिया दिया था कि हम 3R का फॉर्मूला फॉलो करेंगे, जिसमें रीयूज़, अब सबसे पहले हम रिड्यूस करेंगे, फिर हम रीयूज़ करेंगे और फिर हम उसके बाद रिसाइकल करेंगे। ठीक है, कहता है क्लीनेस्ट गंगा टाउन कौन सा आया आपके पास? प्रयागराज, आपने याद रखना है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसके साथ कहता है जो स्वच्छ सर्वेक्षण, ये जो सर्वेक्षण है ये किसने करा है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर, सबको पता है मनोहर लाल खट्टर के पास ये मिनिस्ट्री आती है, याद रखेंगे आप। और इसमें अगर हम बात करें, इसे लॉन्च कब से किया जा रहा है? 2016 से, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट अर्बन सैनिटेशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम गौर करें तो इस स्वच्छ भारत मिशन, मतलब ये किसके अंदर आ रहा है? तो ये आ तो स्वच्छ भारत मिशन के अंदर ही रहा है ना। और स्वच्छ भारत मिशन की स्थापना 2 अक्टूबर 2014 को की गई थी, याद रखेंगे। ठीक है, जिसके अंदर पहले तो जो खुले में शौच जाने की बीमारी है, पहले उसे खत्म करना था। उसके बाद धीरे धीरे करके सॉलिड प्लस लिक्विड वेस्ट ये सब आ गया, और धीरे धीरे करके इसका क्राइटेरिया बदलता जा रहा है। ठीक है, तो किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होंगी इसके बारे में बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, चलिए अब अगला आता है आपके पास यहाँ पे
अगले की अगर हम बात करें तो अगला कहता है, हाँ ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक है, सारा पढ़ के। अगला आता है फोर्ब्स की 50 रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन ऑन अर्थ इन 2025, ठीक है। बाकी तो चलो आप पढ़ भी लेंगे इसके साथ का। इंडिया की कौन है? इंडिया की है फाल्गुनी नायर, नायिका वाली। उसके बाद है किरण मजूमदार शॉ, बाइकन इंडिया, ये आपने याद रखना है। और क्या रैंक है इनका? 31 और 32 याद रखना है, ठीक है। इसके साथ ये जितने भी नाम हैं, ये कौन आ गया अब आपके पास, वर्ल्ड के आ जाएंगे, ये आप पढ़ लेंगे इसके साथ और ऐड कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई स्टैटिक बताने वाला नहीं है और फोर्ब्स मैगजीन का नाम है, सबको पता होगा, ठीक है। चलिए अगला वाला आता है वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक अवार्ड, किसे मिला है? एसबीआई को मिला है, ये आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। पिछली बार मेरे से गड़बड़ हो गई थी एक, कि वो 1 जुलाई 1955 था, वो मैंने गलती से आपको 1995 बोल दिया था एसबीआई वाला, वो आप इसके साथ देख लेंगे, ठीक है। क्या कहता है? कहता है एसबीआई जो है उसको वर्ल्ड का बेस्ट कंज्यूमर बैंक अवार्ड दिया गया है, और किसके द्वारा दिया गया? बाय ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन, जो कि एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल फाइनेंशियल पब्लिकेशन है, ठीक है। बेस्ट बैंक किसको मिला? तो सोसाइटी जर्नल फ्रांस। उसके अलावा बेस्ट कॉरपोरेट किसको मिला? तो बीबीवीए स्पेन। आप इंडिया वाला ज़्यादा याद रखो, ठीक है। माना जाता है कि इस बैंक ने, ठीक है, एक तो इस बैंक ने क्या करा, इस बैंक ने जो है, जो एसबीआई, मतलब अगर हम एसबीआई की बात करते हैं तो उसने जो है वो कस्टमर सेंट्रिक डिजिटल एडवांस बैंक, इसके ऊपर फोकस करा। रूरल और सेमी अर्बन जो सेगमेंट है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा काम करा है, ठीक है। तो बस इतना याद रखेंगे, बाकी फैक्ट आप इसके साथ के यहाँ पर देख लेंगे या आप इसके साथ पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए अगला कौन सा आता है? साइंस और टेक, इसके बारे में बात करते हैं। आइए, कौन सी एक्सरसाइज हुई है? नाम है इसका नाम है तालिस्मान सब्रे 2025। पढ़ते हैं, समझते हैं क्या लिखा हुआ है। आइए, कहता है इंडिया ने ज्वाइन करा है, ध्यान देना। तो मतलब ये एडिशन, मतलब ये जो एक्सरसाइज है ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज होगी, या मल्टीपल कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही होंगी। तो कहता है इंडिया ने ज्वाइन करा है 11वां एडिशन तालिस्मान सब्रे का, जो कि ऑस्ट्रेलिया की लार्जेस्ट बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है, और इसको पहली बार ज्वाइन करा है। क्लियर हो गया? कहता है द जॉइंट एक्सरसाइज इज बीइंग कंडक्टेड अक्रॉस मल्टीपल लोकेशन इन ऑस्ट्रेलिया विद एक्सटेंडेड ऑपरेशन ऑल्सो होस्टेड इन, अब ये अलग अलग जगहों पे हुई, उसमें से एक नाम क्या है? पपुआ न्यू गिनिया, ठीक है। कहता है द एक्सरसाइज तालिस्मान सब्रे 2005 में स्टार्ट हुई थी। ये बाई एनुअल ज्वाइंट एक्सरसाइज है यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, पर इसमें और भी कंट्रीज के लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप इसके साथ ऐड कर लेंगे और इसको देख लेंगे, ठीक है। इतना नहीं याद रहेगा बेटा, आपको बस नाम याद रखो, एक्सरसाइज किसके बीच में है, इतना याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगली कौन सी आती है? डीआरडीओ और जो इंडियन एयरफोर्स है उसने कंडक्ट करा है फ्लाइट टेस्ट ऑफ अस्त्र, ठीक है। ध्यान देंगे, ध्यान से समझते हैं इसको। कहता है यहाँ पे ध्यान से समझना, समझ में आ जाएगा। कहता है बियॉन्ड विजुअल रेंज, ऐसी मतलब आप ऐसा कह सकते हैं, इस तरीके की मिसाइल जो कि क्या है, बिल्कुल ही बियॉन्ड रेंज है। ऐसा कोई टारगेट जो कि बियॉन्ड रेंज है, उसको एयर टू एयर मिसाइल अस्त्र से यहाँ पर खत्म करने की बात की गई है, ठीक है। इसकी टेस्टिंग किसके साथ हुई? फिर से तो Su-30 MKI फाइटर जेट के साथ, और कहाँ पर हुई? चंडीपुर बालासोर डिस्ट्रिक्ट ओडिशा में, ठीक है। आपको पता है कि इंडिया जो है वो अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। इसके बारे में मैं आपके साथ पहले भी बात कर चुकी हूँ, ठीक है। और अगर हम याद करेंगे, ये अगर हम बात करें इसके अंदर खासियत क्या है, तो इसके अंदर खासियत है जो इंडिजीनियस, ध्यान देना यहाँ पे लिखा होगा इंडिजीनियस रेडियो फ्रीक्वेंसी। मतलब क्या है यहाँ पर? मतलब ये मदद करेगी टारगेट को हिट करने के लिए, और मतलब पहले तो टारगेट को लॉक करने में मदद करेगी और उसके बाद उसको खत्म करने में मदद करेगी। ये एक हाई स्पीड अनमैन्ड एरियल टारगेट है जो बहुत ही प्रिसाइज टारगेट के साथ क्या करेगा? यहाँ पर हिट करेगा, ठीक है। चलिए तो इसके साथ आप ये देख लेंगे। अगला क्या आता है? मिलिट्री एक्सरसाइजेस। आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इंडियन कोस्ट गार्ड और जो जापान कोस्ट गार्ड है, ठीक है, इन दोनों के बीच में एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है जमाता। आप इसको जय माता करके याद कर लो, पर जमाता है इसका नाम, जिसका मतलब है सी यू लेटर, याद रखेंगे। और कहाँ पर हुई है? तमिलनाडु में। क्यों हुई होगी आपको पता है। हमें क्या करना है? जितना भी ये मैरीटाइम है इसको और आगे सेव करना है, सिक्योर करना है, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं इसके साथ का अगला सेक्शन कौन सा आता है, स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, याद करिए आपको 4 ग्रैंड स्लैम्स करवाए थे मैंने। ठीक है, मैंने आपको पिछले एक दो लेक्चर पहले मैंने आपको 4 ग्रैंड स्लैम्स बताए थे। इस बार आपकी ड्यूटी है कि उन चारों ग्रैंड स्लैम्स के बारे में आप मुझे बताएं। ठीक है, मैंने आपको बताया हुआ है, इस बार आपकी ड्यूटी है कि आप मुझे बताएंगे कि वो चारों ग्रैंड स्लैम्स कौन कौन से हैं। ठीक है, बताया हुआ है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन, यूएस ओपन कराए हुए हैं आपको सारे। ठीक है, ये आपकी ड्यूटी है इस बार। तो कहता है 138th एडिशन हुआ है किसका, विंबलडन चैंपियनशिप का। ये वर्ल्ड का ओल्डेस्ट क्या है, टेनिस ग्रैंड स्लैम है, जो कि किस में खेला जाता है, ग्रास कोर्ट में। तो एक तो आपके पास लिखा है, 3 आपने बताने हैं। कहता है ऑफ ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस एंड कॉर्कवेट क्लब इन विंबलडन लंदन यूके में। ठीक है, जेनिक सिनर जो इटली के हैं वो यहाँ पे जीत गए हैं बाय डिफीटिंग स्पेन के कार्लोस को, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। उसके बाद है ईगा स्वेतेक फ्रॉम पोलैंड, इन्होंने क्या करा, इस टाइटल को जीता है किसे हराने के बाद, तो अमांडा, ये कहाँ की हो गई, यूएस की, याद रखेंगे। ठीक है, उसके अलावा आगे हम बात करें, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन एक वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी है टेनिस के लिए, व्हील चेयर टेनिस और बीच टेनिस की बात करती है और हेडक्वार्टर है लंदन। ठीक है, ग्रैंड स्लैम्स आपकी ड्यूटी है कराए हुए हैं। ठीक है, ऐसे रिवीजन होगा आपका। ठीक है, आप मुझे बताएंगे कि कितने ग्रैंड स्लैम्स हैं। मैंने आपको बता दिया 4, उसमें से विंबलडन आपने पढ़ लिया, और अब आपके होमवर्क हैं कौन कौन सा, फ्रेंच, ऑस्ट्रेलियन और एक यूएस ओपन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले वाले पे। अगला कहता है फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025, कहता है चलेशिया फुटबॉल क्लब इंग्लैंड, इसने जो है वो 21वां एडिशन जीता है किसका, तो आप याद रखेंगे, ये नाम पढ़ लेंगे आप इसके साथ का, इसमें है नहीं कुछ करने के लिए। ठीक है, और बस इसको रीडिंग देकर ख़त्म कर लेना, कम चांसेस है इसके आने के। ठीक है, चलिए अगला आता है आपके पास कौन सा, बैंकिंग और इकोनॉमी। ठीक है, आइए बैंकिंग और इकोनॉमी के अंदर सबसे पहला सेक्शन आपके पास क्या कहता है कि आरबीआई ने पेनल्टी लगा दी है किसके ऊपर, एचडीएफसी बैंक और श्रीराम फाइनेंस के ऊपर। याद करिए हमने कई बार बात करी है कि जब जब कोई बैंक किसके नॉर्म्स को नहीं फुलफिल करता है, तो आप याद रखेंगे जब भी वो बैंक के नॉर्म्स को या आरबीआई के नॉर्म्स को फुलफिल नहीं करता है, तो उन बैंक्स के ऊपर समय समय पर क्या लगा दी जाती हैं, पेनल्टीज को लगाया जाता है। ठीक है, तो आप इसके साथ पढ़ेंगे किस किस को कितनी पेनल्टी लगी, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला वाला जो ये करंट अफेयर है, मैं आपको पहले समझा देती हूँ इसको, फिर हम इसके बारे में बात करते हैं क्या लिखा हुआ है। ठीक है, गौर करते हैं। देखिए एक लिखा है वहां पर वेंचर कैपिटल फंड, लिखा होगा आपके पास वेंचर कैपिटल फंड। ये एक ऐसा फंड होता है बच्चे जो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो कि अभी न्यू या स्टार्टअप होते हैं। ठीक है, मतलब मान लो आप कोई स्टार्टअप ओपन करना चाहते हैं, आपके पास आइडिया तो बहुत अच्छा है, बस आपके पास फंड नहीं है, तो आपको जो ये वेंचर कैपिटल फंड होते हैं, मतलब ऐसे समझ लो बहुत सारे लोग हो गए और ये सब मिलकर क्या कर रहे हैं, फंडिंग प्रोवाइड करते हैं ताकि वो कंपनी क्या कर सके, वो कंपनी स्टार्ट कर सके, अपने आप स्टार्टअप हो सके उसका। और उसके साथ साथ ये क्या करती हैं, जैसे इसका एग्जांपल ले लो, जोमेटो हो गया, पेटीएम हो गया, और इन स्टार्टअप्स में रिस्क भी बहुत होता है, याद रखना। हाँ, बट ये भी पूरे चांसेस होते हैं कि उनका प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होएगा। ठीक है, जब ये VCF बढ़ते जाते हैं, ध्यान देना, जब ये VCF बढ़ते जाते हैं तो ये ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, ये ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड बनते जाते हैं। अब सेबी ने कहा है, और अच्छा जब ये क्या बनते जाएंगे, पहले क्या थे, ये VCF थे। ठीक है, VCF मतलब बहुत सारे लोगों का ग्रुप जो स्टार्टअप्स को मदद करते थे। ठीक है, अब ये धीरे धीरे साइज में जब बड़े होते चले गए, मतलब जिनको इन्होंने फंड करा वहाँ से बहुत सारा पैसा रिकवरी हुआ या बहुत सारा मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट आया, तो ये क्या बनते जाएंगे, धीरे धीरे ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड बनते जाएंगे। पर ये अब इनको अगर किसी को लोन देना है, मान लो किसी स्टार्टअप को फंड करना है, तो फंड कहाँ से करना चाहिए, इससे करना चाहिए ना कि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड बनकर करना चाहिए, पर नहीं करते फिर कहाँ से है, VCF से करते हैं। तो इनको रोकने की बात यहाँ पर करी गई है किसके द्वारा, सेबी के द्वारा। तो कहता है जो सिक्योरिटी और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है उसने वेंचर कैपिटल फंड सेटलमेंट स्कीम 2025 को इंट्रोड्यूस करा है, जिसका एम है सेटलमेंट ऑफ वायलेशन ऑफ वाइंडिंग अप प्रोविजन
बाय माइग्रेटेड, माइग्रेटेड मतलब ऐसे जिन्होंने बीएफसी को छोड़कर कहाँ चले गए हैं, एआईएफ में वापस चले गए हैं, ठीक है, ये उसके साथ आता है, ठीक है। कहता है ऐसी एंटिटी हु इज इंटरेस्टेड इन मेकिंग एप्लीकेशन फॉर अवेलिंग सेटलमेंट, इसके अंदर उसको क्या करना पड़ेगा, एक पैसा डिपॉजिट करवाना पड़ेगा 25,000 का, जो कि नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस रहेगी। और अगर इस स्कीम के अंदर अगर आपने नहीं करा 1 साल के अंदर, फिर आपको 1 लाख तक का जुर्माना देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला क्या आता है, आपको पता होगा छोटे घरों में, ठीक है, छोटे घरों में बोलने का मतलब है जो रूरल एरियाज होते हैं, रूरल एरियाज के अंदर लोग अपनी जमा पूंजी के तौर पर सोने को रखते हैं, ठीक है, वो क्या रखते हैं, गोल्ड को एज अपनी जमा पूंजी संभाल कर रखते हैं, ठीक है। अब क्या बात हो रही है यहाँ पे, ये जो जमा पूंजी उन्होंने रखी होती है उसको क्या करते हैं, बैंक पे जाते हैं, गिरवी रखते हैं और क्या लेते हैं, वहाँ से लोन ले लेते हैं। तो अब पढ़ते हैं, इसी के साथ एक न्यूज़ आई है, इसके बारे में कवर करते हैं। कहता है जो आरबीआई है उसने इशू करे हैं नए डायरेक्शन और कहा है वॉलेंट्री प्लेज मतलब अपनी इच्छा से गोल्ड और सिल्वर कोलेट्रल फॉर एग्रीकल्चर एमएसएमई लोन्स, ठीक है। तो अब आप इनको गिरवी रखकर एग्रीकल्चरल लोन्स और क्या ले सकते हैं, एमएसएमई लोन्स ले सकते हैं, ठीक है। ये नॉर्म्स किस किस पे एप्लीकेबल होंगे, तो जो शेड्यूल बैंक्स होते हैं, जो रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं और जितने भी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हैं और जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है उनके ऊपर ये अप्लाई होता है। कहता है आरबीआई stated that banks can sanction loan under the collateral free limit in the agriculture MSME sector even if borrowers voluntarily pledge gold or silver, ठीक है। तो अगर नहीं भी देना चाहें तो इस तरीके से हो सकता है। कहता है however the collateral free loans rule for MSME are not applicable to RRB और cooperative banks, ठीक है। तो ये collateral मतलब गिरवी रखकर आप अपने सामान को यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। अगला क्या कहता है इसके साथ का, कहता है फॉर माइक्रो स्मॉल एमएससी द प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम द कोलेट्रल फ्री लोन जो लिमिट है इसकी वो कितनी है यहाँ पे 10 लाख, एग्रीकल्चर और अलाइड के लिए कितनी हो चुकी है 2 लाख और लिखा है टायर्ड लोन टू वैल्यू मतलब जितना मैं गोल्ड वहाँ पर दूंगी अपना उसके हिसाब से उसकी वैल्यू कितनी बन रही है उसको भी यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। तो पहले कितना था 2 लाख, अभी इसके साथ का डेटा है ये एक्चुअली में ये हमें अच्छे से पढ़ के जाना है। कहता है फॉर लोन अप टू अगर मान लो 2.5 लाख तक का लोन चाहिए तो एलटीवी कितना कैप करेगा 85% और फॉर लोन्स बिटवीन 2.5 से 5 लाख कैप सेट कितना हो जाएगा 80%। फॉर लोन अबव 5 लाख क्या हो जाएगा यहाँ पर 75, मतलब जितना आप लोन देंगे उस लोन की वैल्यू के हिसाब से ये परसेंटेज डिसाइड की जाएगी, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। उसके बाद प्रायोरिटी सेक्टर्स आप सबको पता है कौन से सेक्टर्स होते हैं जो आने वाले टाइम पर इंडिया की या किसी भी देश की इकोनॉमी के अंदर बूस्ट करते हैं, याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे इसके साथ का सेकेंड लास्ट सेक्शन आता है आपके पास इम्पॉर्टेंट डेज। हम इंटरनेशनल क्या मनाते हैं, मलाला डे मनाते हैं। अगर आपको पता होगा कौन है मलाला, मलाला यूसुफ, इनका नाम सुना होगा आपने, एक पाकिस्तानी एजुकेशन एक्टिविस्ट हैं और इनको ये यंगेस्ट नोबेल प्राइज लॉरेट भी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। कहता है 12 जुलाई 2013 को जब इनका क्या था 16वां जन्मदिन था तो मलाला यूसुफजाई मेड हर फर्स्ट हाई लेवल पब्लिक अपीयरेंस बाय डिलीवरिंग अ पावरफुल स्पीच एट द यूएन हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए, ठीक है। फिर उसके बाद डिसाइड हुआ कि इनके इस दिन क्या मनाया जाएगा 12 जुलाई को इनका एक डे यहाँ पर मनाया जाएगा, ठीक है, याद रखना है। माना जाता है कि इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है गर्ल्स एजुकेशन में अवेयरनेस फैलाने में अबाउट द राइट टू एजुकेशन फॉर ऑल, ये आप यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है। और इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था 2014 में, ऐड करना होगा तो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला आता है वर्ल्ड यूथ स्किल डे। ये कब मनाया जाता है 15 जुलाई को। और जब हम यूथ स्किल की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी बहुत सारी ऐसी स्कीम है जिसमें एक आ जाती है आपके पास प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ठीक है। क्या नाम है इसका, कौशल विकास योजना, ये आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एक कौन सी आ जाएगी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, याद रखना है आपने, जो कि 2015 में आई थी। उसके बाद आती है आपके पास प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम, ठीक है, याद रखेंगे विश्वकर्मा स्कीम आ जाएगी आपके पास। तो इस प्रकार की कुछ स्कीम्स हैं इंपॉर्टेंट जो कि क्या मदद करती है इंडिया में यूथ को प्रमोट करती हैं, ठीक है। और ऐसी आप याद रखेंगे यूथ स्किल डे कब मनाते हैं 15 जुलाई को, ठीक है।
चलिए अगला कौन सा आता है, द डे ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस 2025, ये आता है आपके पास 17 जुलाई को। ठीक है, इस डे की अगर हम बात करें तो रोम में एक स्टैट्यूट दिया गया था जिसमें ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बना था, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, यूएन के कितने ऑर्गन है बताओ जरा सा, अगर आपको याद होगा तो कितने ऑर्गन है उसके, याद है ना, 6 ऑर्गन है उसके। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, एक वैसे ही आता है आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इसके हेडक्वार्टर भी हेग नीदरलैंड में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये किस किस को प्रमोट करते हैं, द डे प्रमोट अकाउंटेबिलिटी फॉर जेनोसाइड, वॉर क्राइम और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड एग्रेशन। ठीक है, तो क्रिमिनल सीधी सीधी बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, चलिए अगला कौन सा आता है, नेल्सन मंडेला डे, मैं आपको क्लासेस में कई बार करा चुकी हूँ। ठीक है, माना जाता है कि बेटा, माना जाता है कि अगर हम अच्छा नेल्सन मंडेला को हमने भारत रत्न भी दिया है, तो पहले तो आप ये भी क्लियर रखेंगे कि 1990 में इनको हमने क्या दिया हुआ है, भारत रत्न, तो ये आप इसके साथ जोड़ लेंगे पहला तो। ठीक है, और उसके अलावा बात करते हैं किसकी, नेल्सन मंडेला की। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, याद करिए, इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है लॉन्ग वॉक थ्रू फ्रीडम, ये मैंने आपको बताई हुई है पहले। ठीक है, कहता है एक्चुअली में ये डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है बेटा, अगर इनकी बात करें तो इन्होंने 67 ईयर्स किसकी सेवा करी है, पब्लिक सर्विस करी है, मतलब लोगों की सेवा करी है। ठीक है, तो हमें भी इस दिन अपने जीवन से 67 मिनट निकालने चाहिए और हमें भी लोगों की मदद करनी चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरीके से बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, इसके बाद का लास्ट आती है ऑबिचरी। अब यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, आपको पता होगा वर्ल्ड के ओल्डेस्ट मैराथन रनर क्या नाम आता है, फौजा सिंह, इनकी क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। डेथ कैसी हुई इनकी, तो रोड एक्सीडेंट में, याद रखेंगे आप, कितने साल के थे, 114 साल के थे ये। ठीक है, आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। और मैराथन क्या होता है बेटा, तो आप याद रखेंगे मैराथन एक रेस होती है जिसमें लोगों को दौड़ना होता है, कितने डिस्टेंस पे, 42 किलोमीटर और 26 माइल्स, आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। और मैराथन जो शब्द है बेटा, मैराथन शब्द एक्चुअली में एक जगह का नाम है। ठीक है, जगह का नाम मतलब इस तरीके से है, जब आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं तब आप पढ़ते हैं कि इंडिया में सबसे पहला अटैक किसका हुआ था, पर्शियंस का, और पर्शियंस को फॉलो करते हुए कौन आए थे, ग्रीक्स आए थे। ठीक है, तो जब ग्रीक्स जीत रहे थे तो उनमें से एक व्यक्ति था, उसका नाम मैं भूल रही हूँ, उस व्यक्ति ने जो है वो एथेंस से न्यूज़ फैलाई थी, कहाँ पर, मैराथन में। ठीक है, तो मैराथन जगह का नाम है, फिर उसी जगह के नाम पर क्या नाम पड़ जाता है यहाँ पर, मैराथन। ठीक है, आइए अब यहाँ पे क्या लिखा है, इनका जन्म हुआ था 1911 में ब्यासपिंड पंजाब में, ब्रिटिश इंडिया में। 2013 में ही रिटायर्ड आफ्टर कंप्लीटिंग अ 10 किलोमीटर रेस इन हांगकांग, चाइना। ठीक है, और माना जाता है इनके जीवन में बहुत सारी ट्रेजेडी हुई और बहुत लेट इन्होंने ये सब कुछ दौड़ना भागना शुरू करा है। फौजा सिंह को टर्बनेट टॉर्नेडो भी कहा जाता है, याद रखना है आपने। और उसके बाद हिज फर्स्ट मैराथन वाज इन लंदन और ही कंप्लीटेड इन 6 hours 54 minutes। ठीक है, एज अ टॉर्च बेयरर फॉर द लंदन 2012 ओलंपिक्स यहाँ पर भी थे। और इनकी बायोग्राफी का नाम है टर्बनेट टॉर्नेडो, 2011 में ये रिलीज हुई थी। ठीक है, चलिए तो ये थे आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको समझ में आए होंगे, जो भी डाउट रहेगा वो आप पूछ लेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।